हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में, जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के दिवस की जब बात की जाए तो आज के दिवस में जिस एक पहलू के साथ यहाँ पे जुड़ने वाले हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप भी जानते हैं कि विषय संकल्पना में राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा यहाँ पे हम आपके साथ करते हैं और देखते हैं उन प्रश्नों की प्रवृत्ति जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो चलेगा, आज के क्रम की, आज की श्रृंखला की शुरुआत यहीं से करते हैं इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ बागदेवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, इसी संकल्पना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए कल के प्रश्नों का दोहराव, तो कल के प्रश्नों की जब बात की जाए तो कौन कौन के प्रश्न कल की क्लास में आपके आई थी, तो ध्यान रखिएगा। मध्य पाषाणकालीन स्थल जिसको हम सराय नाहर के रूप में जानते हैं, यह कहाँ पे आपको दिखता है, तो आप भी जानते हैं यह लोकेशन जो है वो आप आज के प्रतापगढ़ लोकेशन में देख पाते हैं। बेलन नदी घाटी से समेत आपका सराय नाहर हो गया, दमदमा हो गया, महदहा हो गया, तो ये सारे लोकेशन। आगरा नहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप भी जानते हैं यह स्थापित किया गया था आपके, जब हम बात करते हैं सिकंदर लोदी के द्वारा। 1504 में सिकंदर लोदी ने क्या किया था, यमुना नदी के किनारे आपके आगरा शहर की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारतीय मूर्तिकला का जन्मस्थल आपको दिख मिलता है, तो भारतीय मूर्तिकला जन्मस्थल की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है मथुरा के अंतर्गत। ठीक है, मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा का नाम ध्यान रखिएगा। नाट्यशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है, तो नाट्यशास्त्र की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा भरत मुनि, जिनको हम संगीतज्ञों के बाइबल के रूप में भी नाम देते हैं, यह इनके द्वारा लिखी गई है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर बेसिकली हमारी यूपी में कहाँ देख मिलता है, तो आप भी जानते हैं आज का जो यूपी का ललितपुर जिला है उस ललितपुर जिले में इसकी अवस्थिति देख मिलती है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो पशु मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो पशु मेला आपने सदैव सुना होगा बटेश्वर। बटेश्वर बेसिकली अगर देखा जाए तो बटेश्वर आज के आगरा में पड़ता है और आगरा में ये पशु मेला आयोजित किया जाता है। शेख फैजी का संबंध यूपी में किस जिले से होता है, तो शेख फैजी की जब बात की जाए तो ये आगरा से समेत माने जाते हैं। अबुल फैजल, शेख फैजी, इन सब का नाम देख मिलता है जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा जैसी पुस्तकों को लिख रखा है। स्वराज पार्टी का गठन हमारे यूपी में कहाँ किया गया, तो आप भी जानते हैं यह आपके प्रयागराज में स्थापित किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा सन 1923 की जब बात की जाए तो उस समय काल में। ग्रीष्म ऋतु की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में इसका समय काल कब होता है, तो आप भी जानते हैं 36 डिग्री से लेकर के 39 डिग्री सेंटीग्रेड यह हमारे यहाँ पर क्या होता है, गर्मी के महीने में एक ऋतु का टेम्परेचर होता है। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग बेसिकली पूर्वा नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वा मानसून की जब बात की जाए तो पूर्वा इसे नाम दिया जाता है। मुख्यतः देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची पहाड़ी कैमूर पहाड़ी, ये कहाँ पे दिख मिलती है, तो कैमूर पहाड़ी की जब बात की जाए तो ये मिर्जापुर सोनभद्र में दिख मिलती है, खासा जिसको हम सोनाकर की पहाड़ी के रूप में नाम देते हैं। प्रदेश में गंगा नदी में यमुना नदी मिल जाती है, ये कहाँ पे मिलती है, तो आप भी जानते हैं प्रयागराज में। आज प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है क्योंकि गंगा यमुना के साथ मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। 43% मिट्टी का पैटर्न आपको यहाँ पे दिख मिलता है। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग कब स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया था 1944 के अंतर्गत। ठीक है, हमारे यूपी की जब बात की जाए तो किसके बीच से प्राप्त तेल का इस्तेमाल हम लोग बायोडीजल के रूप में करते हैं, तो आप भी जानते हैं जटरोफा। जटरोफा के बीजों की जब बात की जाए तो इसका इस्तेमाल हम तेल के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान हमारी यूपी में कहाँ देख मिलता है, तो आप भी जानते हैं आज का जो आपका इटावा है उस इटावा में इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। हमारे यहाँ पर पहली रैपिड रीजनल ट्रेन आपकी चलाई गई, इसकी बात की जाए तो उसे क्या नाम दिया गया, तो उसे नाम दिया गया था नमो भारत। नमो भारत की जब बात की जाए तो ये रैपिड रीजनल ट्रांजिट ट्रेन आपके शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला बांसुरी उद्योग के लिए जाना जाता है, तो बांसुरी उद्योग के लिए आपका पीलीभीत जिला जाना जाता है। तो पीलीभीत की जब बात की जाए तो ये बांसुरी उद्योग के लिए चिन्हित है। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, तो आप भी जानते हैं शेखा झील पक्षी विहार। शेखा झील पक्षी विहार की जब बात की जाए तो ये यूपी का सबसे छोटा हो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई है, तो ये आपके यूपी के वर्तमान 7 ऐसे जिले हैं जिनमें क्या किया गया, लागू किया गया है। पशु जैविकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दिख मिलता है, तो ये आपके राज्य के राजधानी लखनऊ के अंतर्गत प्रमुख रूप से दिख मिलता है। राम सहाय, जानकी सहाय, दुर्गादास सहाय, ये सब कहाँ से समित है, तो आप भी जानते हैं ये बेसिकली आज के आपके बनारस घराने से समित आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बनारस घराने से इन सब का नाम देख मिलता है। घोड़ा नृत्य हमारी यूपी में कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आप भी जानते हैं ये जो बुंदेलखंड लोकेशन है वहाँ पे इसका आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता है। यहीं पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में टीबी पहली बार कब चालू हुआ, तो यूपी में टीबी पहली बार 1975 में चालू हुआ, हालांकि देश में 1959 में चालू हुआ था।
तो टेलीविज़न की जब बात की जाए तो देश में 1959 में चालू हुआ, लेकिन यूपी में 1975 में ये चालू हुआ। कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? अगर इसकी बात की जाए तो इसका संचालन क्या होगा? तो मुख्य रूप से इसी क्वेश्चन को हमने क्या किया था, आपके लिए दिया था होमवर्क के रूप में। तो आप भी जानते हैं कबीरदास का जन्म आपके बनारस में हुआ था, ठीक है। तो कल के प्रश्नों को हमने क्या किया था, इस तरीके से अलग अलग प्रश्नों की प्रवृत्ति को देखी थी जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अब आज के श्रृंखला की शुरुआत करेंगे, आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस सेशन में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास भी क्या करेंगे, इस सेशन को साझा कर देंगे, ताकि रोज की तरीके से इस क्लास को क्या किया जाए, कंटिन्यू किया जा सके। इसी बिंदु इसी पर्याय के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ बागदेवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी विषयांग के साथ आज की क्लास की शुरुआत भी करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना ध्यान रखिएगा कि आपके यूपीजी के स्पेशल बैच आपके बीच में आ चुका है। मुख्यतः आप भी जानते हैं जिसका नाम दिया गया है सिद्धार्थ बैच। सिद्धार्थ बैच की जब बात की जाए तो इसकी जो प्राइस रखी गई है वो बिल्कुल नॉमिनल है, केवल 99 रुपये आपकी रखी गई है। मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से इसकी क्लासेज चालू हो जाएंगी। और क्लासेज कहाँ पे मिलेंगी, तो ये मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। तो उस पर आपको क्या होगा, ये क्लासेज मिल जाएंगे। क्लासेज की जब बात की जाए तो डेली लाइव क्लास मिल जाएगी, आपके 1 साल तक की वैधता, 1000 से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह, एक ई बुक आपको मिल जाएगी और एक आपका क्या होगा, हस्तलिखित नोट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। क्लास की रेगुलर स्तर पे आपको पीडीएफ मिलेगी और डाउट सेशन समय समय पर आपके इसमें क्या होंगे, मिलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में मिलेंगे, इस यूपीजी के वाले खास करके सिद्धार्थ बैच में मिलेगा, जिसका प्राइस केवल 99 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आज ही इसे कैरी कर सकते हैं। चलिए जुड़ते हैं। कहा जा रहा है कि बताइएगा निम्नलिखित में से किसे पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है। हमारे यूपी में कई सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटी हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, नाम लेते हैं, ठीक है। तो पूर्वांचल के गांधी के रूप में किसका नाम यहाँ पे देखने को मिलता है। आज नामों की जब बात की जाए तो नामों के अंतर्गत नाम होता है चंद्रशेखर सिंह का। चिट्टू पांडे की जब बात की जाए तो चिट्टू पांडे, या यहीं पर अगर देखा जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा पुरुषोत्तम दास टंडन, बाबा राघव दास। लाइव कितने बजे सर, तो ये 3 से 4 मिलेगा, ठीक है। ये जो क्लास होगी ये ध्यान रखिएगा 3 बजे से लेकर के 4 बजे शाम में होगा, ठीक है। तो 3 से 4 होगा, क्लियर, क्योंकि 4 बजे के बाद तो क्लासेज आपकी कंटिन्यू हो जाती हैं, ठीक है। चले, पूर्वांचल का गांधी किसे कहते हैं, ठीक है। पूर्वांचल का गांधी हम लोग किसे कहते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो पूर्वांचल का जो गांधी कहा जाता है वह हमारे यहाँ पर एक बड़े फेमस पर्सनालिटी है जिनका नाम है बाबा राघव दास। बाबा राघव दास की जब बात की जाए तो इनको पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है। और बेसिकली आपने देखा होगा गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में जो एक अस्पताल है, गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में जो एक अस्पताल है मेडिकल कॉलेज, उसको इन्हीं के नाम से समर्पित किया गया है। आपने कई बार सुना भी होगा, उसका क्या नाम लिया जाता है, BRD, क्या कहते हैं, BRD मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो BRD मेडिकल कॉलेज की जब बात की जाए तो यह इन्हीं के नाम से समर्पित करते हुए यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो बाबा राघव दास की जब बात की जाए तो बाबा राघव दास का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूर्वांचल के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। चंद्रशेखर सिंह की जब बात की जाए तो इनका संबंध कहाँ से है, तो चंद्रशेखर सिंह की जब बात की जाए तो चंद्रशेखर सिंह जो होते हैं, आपने चंद्रशेखर सिंह के बारे में कई बार सुना होगा, ये बलिया से समेत थे। और बेसिक अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर सिंह के संदर्भ में अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम केवल चंद्रशेखर था। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये कौन थे, ये देश के प्रधानमंत्री थे। तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर का भी नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर यहीं पर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, अगर हम चिंटू नहीं बल्कि चित्तू पांडे होगा। चित्तू पांडे की जब बात की जाए तो चित्तू पांडे का संबंध कहाँ से है, चित्तू पांडे का भी संबंध आपके बलिया से है। और बलिया के परिप्रेक्ष्य इन्हें क्या नाम देते हैं, इनको शेर ए बलिया कहा जाता है। इवन कई बार आपने सुना होगा, इन्हीं कारण से बलिया को हम लोग क्या कहते हैं, बागी बलिया के रूप में नाम देते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जब हमारे यहाँ पर 9 अगस्त को क्या हुआ था, मुंबई के ग्वालियर टैंक से एक आह्वान किया गया महात्मा गांधी के द्वारा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो उस दशा में इन्होंने क्या किया था, शेर ए बलिया ने 10 अगस्त को ही अपने एक जो स्थानीय समानांतर सरकार होती है ब्रिटिश भारत के अंदर, तो उसके अंतर्गत क्या किया था, इन्होंने अपना शासन प्रशासन स्थापित कर लिया था। पुरुषोत्तम दास टंडन की जब बात की जाए तो इनका तो नाम आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि इसके बारे में विधानसभा, तो विधानसभा को आधारित करते हुए विधानसभा के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं, ठीक है। तो विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है।
तो इन्हीं नाम से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आज अगर हम प्रयागराज की बात करें तो हमारे प्रयागराज के अंतर्गत क्या है, एक आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं यूपी के अंतर्गत ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ओपन विश्वविद्यालय की जब बात की जाए, जिसको हम क्या नाम देते हैं, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ से समित है, ये आपके प्रयागराज में पड़ता है और ये एक ओपन विश्वविद्यालय है। ओपन विश्वविद्यालय मतलब समझिएगा जैसे आपका इग्नू, इग्नू की जब बात की जाए तो इसमें आपको रेगुलर पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ता है, बल्कि इसकी जगह पे क्या होता है कि आपका कोर्स में एनरोलमेंट हो जाता है और समय समय पर इसकी परीक्षाएं वगैरह आयोजित की जाती हैं और उस परीक्षा में आपको अपीयर होना पड़ता है। तो ओपन विश्वविद्यालय के रूप में प्रयागराज का नाम ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपके राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पे यह विद्यालय होता है। तो बाबा राघव दास के नाम पे बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। अच्छा, बाबा राघव दास के अलावा यहीं पे ध्यान रखिएगा एक नाम और काफ़ी फेमस रहता है, वीर बहादुर सिंह, क्योंकि वीर बहादुर सिंह को हम लोग क्या कहते हैं, वीर बहादुर सिंह को हम लोग पूर्वांचल का विकास पुरुष कहते हैं। पूर्वांचल का जो एक विकास पुरुष कहा जाता है वह इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया है, कई सारे कार्य किए हैं। जैसे क्या काम किया है, पहला तो आपके यूपी के अंतर्गत अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में इनके नाम से क्या है, स्पोर्ट कॉलेज देख मिलता है, ठीक है। तो स्पोर्ट की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से स्पोर्ट्स कॉलेज देख मिलता है, जो खास करके महिला पुरुष अलग अलग आधारित है। इनकी जब बात की जाए तो इन्हीं के नाम से आपने गोरखपुर का नाम सुना होगा, गोरखपुर में एक नक्षत्रशाला देख मिलता है। तो गोरखपुर के तारामंडल की जब बात की जाए तो ये इन्हीं के माध्यम से देख मिलता है। और इन्हीं की जब बात की जाए तो इन्हीं के नाम से आपने सुना होगा, खास करके जब हम जौनपुर जिले की बात करें तो जौनपुर भी पूर्वांचल में आता है। तो यहाँ पे जौनपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जिसको कई बार आपने सुना भी होगा, नाम दिया जाता है पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ठीक है। तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो है वह इन्हीं के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। तो इसी कारण से वीर बहादुर सिंह को हम लोग पूर्वांचल का विकास पुरुष कहते हैं, क्योंकि जिस पूर्वांचल में कुछ नहीं था वहाँ पर इन्होंने क्या की है, नई नई चीज़ों को स्थापित कर रखा है, ठीक है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस एक शहर में हरिदास जयंती प्रतिवर्ष धूमधाम के साथ मनाई जाती है। हरदास जयंती की जब बात की जाए तो हरदास जयंती हमारे यहाँ पर प्रमुख रूप से आपकी आयोजित की जाती है। नाम अगर देखा जाए तो वृंदावन, बनारस, झांसी या फिर आपके मथुरा में हरदास जयंती हमारे यहाँ पर आयोजित की जाती है। पहली बात तो आप भी जानते हैं ये हरदास कौन थे। तो हरदास की जब बात की जाए, स्वामी हरदास मुख्य रूप से अलीगढ़ में जन्मे थे, अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ है। अलीगढ़ की जब बात की जाए तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त, और अनन्य भक्त के अंतर्गत आपने सुना होगा सखी संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय की जब बात की जाए तो सखी संप्रदाय की क्या की है, इन्होंने नींव रखी है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आज का जो आपका वृंदावन लोकेशन है, वृंदावन में खासा आपने निधि वन नाम सुना होगा। तो निधि वन के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, अपना एक पूरा स्थल बना रखा है और वहीं पर क्या होता है, हरदास जयंती हर साल मनाई जाती है। अच्छा, मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, अगर इन्हीं की बात की जाए तो इनके आयोजन में, चूँकि आप भी जानते कई सारे शिष्यों को उन्होंने शिक्षा दी है। तो एक नाम आपने सुना होगा किसके बारे में, तानसेन के बारे में। एक नाम आपने सुना होगा बैजू बावरा के बारे में, ठीक है। तो इन लोगों को क्या किया है, इन्होंने शिक्षा दे रखी है। बेसिक अगर देखा जाए तो तानसेन, चूँकि आप भी जानते अकबर के जब हम बात करते हैं किसके नाम को लेकर के, अकबर के नवरत्नों को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अकबर के नवरत्नों में इनका नाम देख मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो अकबर के नवरत्नों में तानसेन का नाम काफ़ी चर्चा में आता है। तो एक बार चर्चा आती है कि तानसेन ने इतनी अच्छी संगीत सीखी है, लेकिन किससे, तो आपके हरिदास से। तो अकबर ने कहा कि ऐसा है, चलते हैं एक बार हम मिलते हैं। तो तानसेन से संदेशा भिजवाया कि भैया हमें बता दीजिए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में ये कहा गया कि यहाँ पर ये जो तानसेन के गुरु हैं हरिदास, वो किसी दरबार में नहीं आते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आश्रम में रहते हैं। तो अकबर जाता है इनके दरबार में, आप भी जानते हैं इनकी कुटिया पर, उनकी बातों को सुनता है। और एक बड़ा रोचक किस्सा आपने सुना भी होगा कि जब अकबर इस बात को महसूस करता है, वहाँ पे जाता है, संगीत को सुनता है, तो अपने गले से एक बड़ा कीमती हार इनके चरणों में रख देता है। और इन्होंने भी क्या किया, उस कीमती हार को उठाया और बगल में एक हिरन का बच्चा था उसके गले में डाल दिया। अकबर इस बात से बड़ा गुस्सा हुआ, उसने कहा क्या महाराज, क्या मतलब, राजा हैं हम, हमारे द्वारा दिया गया उपहार आपके लिए था, आप उसका बेच बाज के कुछ जीवन यापन करते, आपने तो हिरन के गले में डाल दिया, वो जानवर मूढ़ आदमी क्या जानेगा। इस बात से वो काफ़ी कुंठित हुए। तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक राग छेड़ा, और जिस तरीके से अकबर के द्वारा दिया गया माला पहन करके हिरन गया था, वैसे ही सैकड़ों हिरन अब चारों तरफ आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा अकबर से, महाराज अपना चुन लीजिए और लेके चले जाइए।
तो ये अपने आप में एक विशेषता मानी जाती है, खास करके जब हम हरिदास की बात करें। आज हरिदास के संदर्भ में आपने सुना होगा अलीगढ़ को कई बार क्या बोलते हैं, हरिगढ़ नाम देने की भी संज्ञा आती रहती है। तो हरिगढ़ की जब बात की जाए तो हरिगढ़ का भी नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र इसकी स्थापना करी गई है। सुदूर संवेदन केंद्र बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या है, कानपुर में, चित्रकूट में, सहारनपुर में या फिर आपके लखनऊ के अंतर्गत। नाम किससे समित है, हमारे यहाँ पर खास करके एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र। सुदूर संवेदन केंद्र की जब बात की जाए तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा, सुदूर का मतलब होता है काफ़ी दूर, मतलब अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी आपकी गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए क्या किया गया है, एक हमारे यहाँ पर रिमोट सेशन सेंटर स्थापित किया गया है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे, तो अंतरिक्ष में जो होती हैं गतिविधियाँ, तो अंतरिक्ष गतिविधियों के बारे में कह सकते हो, अंतरिक्ष की जो गतिविधियां होती है उसके ऊपर शोध वगैरह करने के लिए क्या किया गया है, यह आपका एक संस्था यहाँ पे स्थापित किया गया है, एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र। वैसे तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जब हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो का अलग मानक होता है, लेकिन यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में यह संगठन कहाँ पे स्थापित है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा आज के आपकी राजधानी लखनऊ में। तो राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो राजधानी लखनऊ का नाम ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, रिमोट सेसिंग सेंटर की जब बात की जाए तो ये आपको यहाँ पर दिख मिलता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हमारे यूपी में भी जो शोध करने वाले लोग होते हैं वो खास करके क्या करते हैं, इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की अंतरिक्ष गतिविधियों के बारे में जो एक शोध वगैरह होता है उसको करते रहते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो अभी आपने सुना होगा इसरो की जब बात की जाए तो इसरो जिसकी स्थापना 1969 में हुई है, आपने सुना होगा किसके बारे में, सोमनाथ के बारे में। सोमनाथ की जब बात की जाए तो सोमनाथ क्या है, यस सोमनाथ जो है वह इसके वर्तमान में हेड हो जाते हैं। अभी इसके माध्यम से एक हमारे यहाँ पर क्या किया गया है, खास करके कह सकते हो एक लैब स्थापित करने की बात चली थी, और ये कहाँ पे स्थापित होगा, तो ये इसरो लैब जो आपका स्थापित किया जाएगा, मतलब एक तरीके से अंतरिक्ष लैब स्थापित किया जाएगा। तो अंतरिक्ष लैब की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थापित होगा, ये एक विद्यालय में स्थापित किया जाएगा, और ये होगा संयोग से आपके सिद्धार्थनगर में। तो वर्तमान का जो सिद्धार्थनगर जिला है, सिद्धार्थनगर जिले की जब बात की जाए तो उसी में एक गांव है जिसका नाम है हसुड़ी अवसनपुर। तो हसुड़ी अवसनपुर की जब बात की जाए तो हसुड़ी अवसनपुर का नाम ध्यान रखिएगा, जो ऑलरेडी पहले से क्या है, हमारी यूपी का डिजिटल गांव है, ठीक है। तो डिजिटल गांव है, वहाँ पर क्या किया जाएगा, एक अंतरिक्ष लैब वगैरह की स्थापना करी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो एक अभी आपने गोरखपुर का नाम सुना था, क्योंकि गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में क्या किया गया था, गोरखपुर में ये जो आप कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार के डाटा होते हैं, तो डाटा अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। एक तो सीन ये होता है, और एक सीन ये होता है कि जो अंतरिक्ष से संबंधित आपके डाटा होते हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह, उसको हम लोग रिसीव भी करते हैं। तो रिसीव की जब बात की जाए तो गोरखपुर में क्या किया गया है, एक कह सकते हो कि रिमोट सेंसर स्थापित किया गया है। मतलब डाटा रिसीविंग की जब बात की जाए तो रिसीव करने का एक सेंटर जो है वो अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया था, गोरखपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो गोरखपुर का नाम ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में क्या हुआ है, एक रिसीविंग सेंटर को स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चूँकि डाटा भेजने और खरीदने की बात हो रही है अंतरिक्ष की गतिविधि में, लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर टीवी का भी जो प्रचलन होता है वह इसी तर्ज पे आपका काम करता है। फ्रीक्वेंसी जिसको हम नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी की जब बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी के लिए खासा ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर 3 सेंटर आपको दिख मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपने सुना होगा, एक तो लखनऊ का नाम आता है, एक का नाम आपका प्रयागराज आता है, और प्रयागराज के अलावा अगर देखा जाए तो एक का नाम आता है गोरखपुर। तो 3 जगह पे क्या है हमारे कह सकते हो कि टीवी सेंटर भी आपको दिख मिलते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में रेडियो की जब बात की जाए तो रेडियो के सेंटर कितने हैं, तो रेडियो की जब बात की जाए तो रेडियो के आपके ऐसे 13 सेंटर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए तो टीवी, अभी कल ही हमने चर्चा किया था कि हमारी यूपी में 1975 में चालू हुआ था। देश में कब चालू हुआ था, तो देश में 1959 में चालू हुआ था, ठीक है। तो टीवी प्रोग्राम के बारे में ध्यान रखिएगा, देश में 1959 में चालू हुआ, और यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में आपके 1975 में टीवी को शुरू किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है, यूपी का लखनऊ में है, बिल्कुल सही आपने कहा। चलिए, कहा जा रहा है कि राजस्थान रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर दिख मिलता है। अगर हम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह हमारे यहाँ पर दिख मिलता है। आई एम न्यू स्टूडेंट, आई एम न्यू स्टूडेंट, अच्छा, आई एम वेरी वेरी न्यू टीचर। चलो पढ़ो, किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश को आधारित करते हुए। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यह हमारी यूपी में देखने को मिलता है।
मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, प्रयागराज, मेरठ, आगरा या फिर आपके गाजियाबाद में। गंगा, अंजलि सिंह, स्मृति राय, उषा देवी, वैभव, बटरफ्लाई, बबीता, परवेश, अंजलि, रानी, प्रीति, उपेंद्र कुमार, कई सारे लोग जो आपके जुड़े हैं, अंशुमाली, दिलीप कुमार। तो आप लोग एक काम जरूर करिएगा कि इस सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास भी साझा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम किसकी बात करें, नार्दर्न रीजनल सेंटर। ये बेसिकली हमारी यूपी में देख मिलता है। नार्दर्न रीजनल सेंटर की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि नार्दर्न रीजनल सेंटर। पहली बात अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का मतलब आप कह सकते हो कागज़, ठीक है। कागज़ के ऊपर आधारित करते हुए अगर हम 2-3 चीज़ों की बात करें तो सबसे पहली बात तो यही आती है, कागज़ के लिए हमारा यूपी का जो सहारनपुर है वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। कागज़ उद्योग यहाँ का काफ़ी चर्चित रहता है। इवन अगर देखा जाए तो सहारनपुर में आपने सुना होगा यहाँ पे एक पल्प शोध संस्थान भी है। तो पल्प शोध संस्थान की जब बात की जाए तो ये ऑलरेडी क्या है कि आपके इस सहारनपुर में आपको देखने को मिल जाता है। पल्प शोध संस्थान के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर कागज़ के बारे में आपने सुना होगा, खास करके एक कागज़ होता है जिसको हम कहते हैं हस्तनिर्मित कागज़। हस्तनिर्मित कागज़ की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे बनाई जाती है, तो ये जालौन में बनाई जाती है। देखिए एक कागज़ होती है जो मशीनों से बनाई जाती है, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये हाथों से बनाई जाती है। परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो आज से लगभग 500 साल पहले से ही ये आपका बनाया जा रहा है, आपके कहाँ पे, जालौन जिले के अंदर। अगर हम अपने यूपी की बात की तो हमारी यूपी में खास करके आपने सुना होगा कागज़ के अलग अलग स्वरूप होते हैं। आपने तो रफ पन्ना देखा होगा, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो नाम के रूप में ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर खास करके जब हम बात करते हैं तो इस चीज़ को लेकर के, अरे स्मृति भाई पढ़ लो, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो पहले अपनी सुरक्षा को कायमात में रखो ना, अपने लहजे को बरकरार रखो। मतलब ठीक है, समझ में आता है, क्लास में खड़े हैं, अगर कोई चीज़ है तो आप उसको बताइए, हो सके तो हमसे किराया भाड़ा ले लीजिए, यहाँ पे आइए, सामने बैठ के बात करिए, ठीक है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे नाम उछालने से कुछ नहीं होता है। और हमें लगता है कि अगर जो भी है क्वालिटी वो हमारी है, उसके आप सामने रह करके प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति कैसा है, क्या है, पर्दे के पीछे क्या उसका जीवन यापन है, उसके बारे में कहीं प्लेटफॉर्म पे कुत्ते के तरीके से भौंकने से अच्छा है कि आप सामने आके बात करिए, और जो हमारी प्रवृत्ति होगी वो तो वैसे ही रहेगी, ठीक है। उसमें एक ही बात निकल के आती है कि आप तो बच के रहिए। चलिए मान लेते हैं कि हम कीचड़ हैं, तो बार बार गाँव देहात की एक कहावत होती है ना कि कीचड़ के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो गंदगी अपने ऊपर ही लगती है। दूरी बना के रखिए, बात ख़त्म, ठीक है। एक लिमिट होती है सुनने समझने की, कहने की। कल से ही देखे जा रहे दिमाग एकदम ख़राब करके रख देते हो, ठीक है। तुम्हें नहीं पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन 2-4 लोग जो जुड़ते हैं पढ़ने के लिए उन्हें तो पढ़ने दीजिए। आपका तो एक ही मोटो होता है कि किसी तरीके से अनर्गल टाइप के कुछ ऐसे कमेंट किए जाएं ताकि टीचर का या जो सामने वाला व्यक्ति खड़ा है उसका मूड ऑफ हो, और वो अंतोगत्वा क्या करे, या तो क्लास बंद कर दे या तो फिर कुछ ऐसी इधर उधर की बातें करे, क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाले होंगे उनको लगेगा अरे यार ये तो पढ़ाते नहीं, केवल यही सब बात करते हैं, तो फिर काहे रुकना। आपके अंदर कोई संदेह है, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम पैसा भेज देंगे, ठीक है। आप चले आइए, यहाँ सामने ना होगा पुलिस थाना होगा, उसके पास चलेंगे, आपको हमारी बातें नहीं समझ में आएंगी, कोई दूसरे व्यक्ति को बुला लिया जाएगा, उसके सामने बैठ के बात कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से अनर्गल टाइप का कुछ एक आधार रख करके हमें नहीं लगता कुछ आप व्यवस्थित कर पाएंगे। चलिए, खैर हस्तनिर्मित कागज़ की बात कर रहे थे तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, ये जालौन का लोकेशन फेमस होता है। कागज़ उत्पादन की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पे कागज़ के बारे में आपने सुना होगा, कई बार एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है पांडुलिपि, ठीक है। पांडुलिपि की जब बात की जाए तो पांडुलिपि का संदर्भ क्या है, पांडुलिपि की जब बात की जाए तो आपने देखा होगा कि हाथों से जब किसी पेपर वगैरह पे लिखा जाता था तो उसको पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। इवन अगर देखा जाए तो पांडुलिपि के अलावा आपने सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं ताड़पत्र के बारे में, तो ताड़पत्र पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, एक नाम और आपने सुना होगा जिसको हम सामान्य दशा में कहते हैं भोजपत्र, ठीक है। तो भोजपत्र की जब बात की जाए तो भोजपत्र और ताड़पत्र ये नाम आपको दिख मिलते हैं।
तो पांडुलिपि, ताम्रपत्र और भोजपत्र ये सब नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन एक पत्र और आपने सुना होगा, नाम दिया जाता है किसका, ताम्रपत्र का। लेकिन ताम्रपत्र की जब बात की जाए तो ताम्रपत्र का संदर्भ क्या है, ताम्रपत्र होता है तांबे से बनाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नाम ध्यान रखिएगा, ये जो ताम्रपत्र होता है ये तांबे से बनाया जाता है और इसके ऊपर जो कह सकते हो छोटी छोटी छीनी वगैरह होती है उसके माध्यम से लिखा जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ताम्रपत्र अलग मसला होता है, ये पेपर नहीं होता है बल्कि एक तांबे की प्लेट होती है जिसके ऊपर आपने लेख वगैरह देखा होगा। आजकल आपने विधायकों का नाम देखा है, विधायक लोग जब सड़क बनवाते हैं तो एक काली सी कह सकते हो ग्रेनाइट की प्लेट होती है, उसके ऊपर अपना नाम लिखवा देते हैं। क्या लिखवाते हैं कि माननीय विधायक जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये सड़क भले नहीं बनी है लेकिन बनवा देते हैं। ठीक है, तो ये आपको देख मिलता है। खैर, अब यहाँ पे देखा जाए तो नार्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ये हमारे यूपी में देख मिलती है। कहाँ पे, तो ये ध्यान रखिएगा, आज का जो आपका प्रयागराज है, तो प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में यह नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रयागराज की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से यहाँ पर देख मिलता है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से चल रही एक परियोजना है जिसका नाम है मैत्री परियोजना। मैत्री परियोजना की जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिल जाता है। चलिए, यहाँ पर हम किसकी बात करें, मैत्री परियोजना का संबंध हमें देखने को मिल जाता है। मैत्री परियोजना हमने कई बार बताया कि जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, भगवान बुद्ध को लेकर के, भगवान बुद्ध या जिनको हम क्या बोलते हैं गौतम, या जिनको हम क्या बोलते हैं सिद्धार्थ, अगर इनकी बात की जाए तो बेसिकली आप भी जानते हैं, बताया जाता है कि सिद्धार्थ के कई सारे जन्म हुए हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो 450 जन्म की पद्धति इनकी मानी जाती है पूर्व जन्मों को लेकर के। मतलब बौद्ध जन्म जो होता है वो मूर्त पूजवा में विश्वास तो नहीं करता, लेकिन ये पूर्व जन्म में विश्वास जरूर करता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसका कहना है कि हमारे यहाँ पर जो भगवान बुद्ध का अगला आविष्कार होगा, मतलब सॉरी इनका जो जन्म होगा ये कैसे होगा, तो ये मैत्री अवतार में होगा। ठीक है, तो मैत्री अवतार में क्या होगा, हमारे यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैत्री परियोजना हमारे यहाँ पर चालू की गई है कि जितने भी ऐसे स्थल है हमारे यूपी में, खास करके उनको क्या किया जाए, एक साथ कनेक्ट किया जाए। सारनाथ से लेकर के कुशीनगर, कुशीनगर से लेकर के लुम्बिनी, इन सबको कनेक्ट किया जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म के बारे में ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म का चूँकि सर्वाधिक विकास कहाँ पे हुआ है, यह मुख्य रूप से आपको देख मिलता है कहाँ पे, आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। और बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का विकास हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुआ है। इसी कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं, बौद्ध धर्म का पालना भी कहते हैं, बौद्ध धर्म का पालना भी यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के पालने की जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिल जाता है। क्लियर, हमारे यूपी की जब बात की जाए, बेसिक अगर देखा जाए तो जैसा कि हमने बताया कि बौद्ध धर्म का पालना हम लोग इसको कहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो भगवान बुद्ध होते हैं, चूँकि इन्होंने बुद्ध धर्म की शुरुआत की, तो इसी कारण से इनको हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज भी इन्हें नाम दिया जाता है। अर्थात आप जिसको क्या कह सकते हैं, जिसको एक तरीके से कह सकते हो लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया की जब बात की जाए तो लाइट ऑफ एशिया ये नाम खास ध्यान रखिएगा। मुख्यतः आप भी जानते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ है। जन्म की जब बात की जाए तो जन्म आपके लुम्बिनी नाम के लोकेशन में देख मिलता है। जन्म की जब बात की जाए तो ये आपके लुम्बिनी में होता है। और लुम्बिनी के अलावा अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की है वो कहाँ पे की है, तो ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने किया है बोधगया में। ठीक है, बोधगया जो बिहार में पड़ता है वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और यही पर अगर देखा जाए तो यही पर नाम ध्यान रखिएगा कि इसको आधारित करते हुए हमारे यूपी के अंतर्गत खास करके जब हम सारनाथ की बात करें, ठीक है, सारनाथ की जब बात करें तो सारनाथ का जो संदर्भ होता है वह किसके लिए है, तो यह आपका पहला उपदेश होता है। ठीक है, पहले उपदेश की जब बात की जाए तो पहले उपदेश के लिए चिन्हित माना जाता है सारनाथ का लोकेशन। और सारनाथ के अलावा अगर देखा जाए तो ही ध्यान रखिएगा हमारे यूपी में कुशीनगर, कुशीनगर की जब बात की जाए तो कुशीनगर में क्या हुआ है, इनको कह सकते हो कि डेथ अर्थात इनकी मृत्यु यहाँ पे हुई है। तो इस कारण से इनका नाम देख मिलता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर गौतम बुद्ध की जब बात की जाए तो गौतम बुद्ध के लिए आपने कई बार सुना होगा एक नाम आता है बौद्ध पूर्णिमा।
ठीक है। बौद्ध पूर्णिमा की जब बात की जाए तो बौद्ध पूर्णिमा का नाम ध्यान रखिएगा। ये क्यों फेमस है? क्योंकि आप भी जानते हैं भगवान बुद्ध का जन्म इसी दिवस में हुआ था, भगवान बुद्ध की डेथ इसी दिवस में हुई थी। और भगवान बुद्ध की जब बात की जाए, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने पहला उपदेश दिया था, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसी दिवस को हुई थी। तो इस कारण से ये दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, बौद्ध पूर्णिमा। ठीक है, इवन अगर देखा जाए तो हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य खास करके हम भगवान बुद्ध के कई सारे स्थलों को देख पाते हैं। तो बौद्ध का विकास भी जो है, बौद्ध विकास खास अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में देख मिलता है, तो ये हमारे यूपी में देख मिलता है। और अभी राज्य सरकार के द्वारा एक बौद्ध सर्किट का भी डेवलपमेंट कर रही है। ठीक है, तो बुद्धा सर्किट या फिर बौद्ध सर्किट जो है पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप करते हुए ये भी आपका क्या किया जा रहा है, यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक नाम आता है कि बीबी गिरी। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट हमारे यूपी में देखने को मिल जाता है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में यह नाम देखने को मिल जाता है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे आपको देखने मिलता है, यह नाम समेत आपको देख मिलता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत यह समेत होता है गोरखपुर, कानपुर, नोएडा या फिर आपके लखनऊ में। बीबी गिरी, बेबी गिरी के बारे में आपने सुना भी होगा। किसके बारे में? खास करके अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से मिलता है। बेबी गिरी की जब बात की जाए तो ये कौन थे, तो आगे चल करके ये देश के राष्ट्रपति बने थे और राष्ट्रपति बनने के नाते ही इनका नाम काफ़ी चर्चा में आता है। थे कौन? तो ये थे यूपी के पूर्व राज्यपाल। तो यूपी के कह सकते हो कि ये यूपी के राज्यपाल के रूप में भी जाने जाते हैं। तो यूपी के राज्यपाल के रूप में इनका नाम देख मिलता है। एक्चुअली आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो राज्यपाल थे तो देश के राष्ट्रपति बने, कुछ लोग ऐसे हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री थे और आगे चलकर के प्रधानमंत्री बने। जैसे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो चौधरी चरण सिंह की जब बात की जाए तो ये कौन है, ये राज्य के मुख्यमंत्री भी थे लेकिन आगे चल करके क्या हो गए, यह सीएम के बाद आप कह सकते हो आगे चल करके देश के प्रधानमंत्री भी बने। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने एक नाम भी सुना होगा किसके बारे में, खास करके जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब बात की जाए तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये समझ कैसे हैं, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब बात की जाए तो ये भी आपके कह सकते हो कि मुख्यमंत्री थे और आगे चल करके क्या हुआ, देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो बीबी गिरी की जब बात की जाए तो बीबी गिरी का नाम समझ में आता है किस परिप्रेक्ष्य में, हमारे यहाँ पर खास करके ये लेबर को आधारित करते हुए एक संस्थान देख मिलता है जो आज आपके वर्तमान नोएडा में पड़ता है। ठीक है, तो नोएडा की जब बात की जाए तो नोएडा का नाम ध्यान रखिएगा। वैसे नामों की जब बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए ध्यान रखिएगा। क्लियर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है नोएडा के परिप्रेक्ष्य में, मजदूर की जब बात की जाए तो 1 मई का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 मई हम किस रूप में आयोजित करते हैं, मजदूर दिवस। तो 1 मई को हम लोग क्या करते हैं, मजदूर दिवस के रूप में भी आयोजित करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि जनरल बिपिन रावत। आज अगर इनकी बात की जाए तो इनके नाम से एक सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है। हमारे यहाँ पर सैनिक स्कूल की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। सैनिक स्कूल की जब बात की जाए तो सैनिक स्कूल हमारे यूपी में प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। सैनिक स्कूल की जब बात की जाए तो सैनिक स्कूल आपके उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो यह है आगरा, कानपुर, बनारस या फिर आपके मैनपुरी में। सैनिक स्कूल आज यूपी के अंतर्गत यह नाम देखने को मिल जाता है, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल ये आपके यूपी में देखने को मिलता है। बेसिकली आप भी जानते हैं बिपिन रावत कौन थे, तो बिपिन रावत की जब बात की जाए तो ये आप भी जानते हैं ये जनरल बिपिन रावत जो थे ये देश के पहले सीडीएस थे। ठीक है, तो देश के जब हम बात करते हैं प्रथम सीडीएस के रूप में, तो देश के पहले सीडीएस अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में इनका नाम दिया जाता है। क्योंकि हमारी यूपी में आपने सुना होगा, हमारी यूपी में 3 सैनिक स्कूल हैं, 3 सैनिक स्कूल हैं। क्रम से अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे हैं, तो सैनिक स्कूल की जब बात की जाए तो अभी आपने सुना होगा हमारी यूपी में जो सैनिक स्कूल है, पहला तो है एक आपके अमेठी में। ठीक है, अमेठी के अलावा अगर देखा जाए तो एक कहाँ पे स्थित है, एक आपके झांसी में स्थित है। और झांसी के अलावा अगर देखा जाए तो एक आपने नाम सुना होगा मैनपुरी में पड़ता है। ठीक है, तो वर्तमान हमारे यूपी में क्या है, 3 सैनिक स्कूल आपको मिलते हैं, खास करके अमेठी, झांसी और मैनपुरी में।
तो अभी अमेठी वाले का नाम क्या किया गया, आवाज़ काहे नहीं आ रही है, ठीक है देखो सही करो। अमेठी वाले की जब बात की जाए, सॉरी मैनपुरी वाले की, तो इसी मैनपुरी वाले का नाम परिवर्तित किया गया है और इसका नाम परिवर्तित करते हुए अब क्या कर दिया गया, तो देश के जो पहले सीडीएस थे, खास अगर देखा जाए जिनका नाम क्या होता है आपके, जब हम नाम देते हैं बिपिन रावत, तो बिपिन रावत के नाम से ये सम्मानित करके रखा गया है। अभी आपने सुना होगा हमारी यूपी के गोरखपुर में क्या किया जा रहा है, गोरखपुर के अंतर्गत एक नया सैनिक स्कूल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो गोरखपुर में एक नया स्कूल आपका क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, अभी आपने सुना होगा वृंदावन, वृंदावन में क्या स्थापित किया जा रहा है, तो देश का पहला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी यूपी पुलिस में आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था, देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल, ठीक है। तो बालिका सैनिक स्कूल की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना यहाँ पे करी गई है, ठीक है। तो देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल जो है वो आपके मथुरा वृंदावन में आपका स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्लियर। नाम की जब बात की तो एक नाम आता है किसके बारे में, कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खुशहाली दिवस कब मनाई जाती है। खुशहाली दिवस की जब बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिल जाता है। ये नाम सम्मिलित होता है हमारी यूपी में खास करके प्रत्येक माह की 11 तारीख को, या यहीं पे आप कह सकते हो प्रत्येक माह की 17 तारीख को, या यहीं आप कह सकते हो प्रत्येक माह के दूसरे रविवार को, या यहीं आप कह सकते हो प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को। ये नाम सम्मिलित आपको देख मिलता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत यह सम्मिलित होता है। अच्छा एक काम जरूर करेगा आप लोग, अगर इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को भी क्या करेगा, खास करके लाइक करते हुए अपने मित्रों के पास साझा भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका संबंध क्या होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खुशहाली दिवस आपका आयोजित किया जाता है। खुशहाली दिवस बेसिक अगर देखा जाए तो खुशहाली दिवस का मतलब क्या है कि हमारे गांव घरों के अंतर्गत आप भी जानते हैं कि जो सीएससी सेंटर है, जो पीएससी सेंटर है, या जो एनएम सेंटर, आंगनबाड़ी सेंटर है, उस सब के ऊपर यह आपका आयोजित किया जाना था। कब, प्रत्येक माह की 11 तारीख को। प्रत्येक माह की 11 तारीख में इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत आप कह सकते हो मुख्य रूप से पहली बात लोगों के टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ लोगों की फ्री में मुफ्त जांच वगैरह करी जाएगी। और यहीं पर अगर देखा जाए तो और भी चीज़ों को लेकर के, मतलब जब हम जच्चा बच्चा की बात करें तो उसके स्वास्थ्य वगैरह को ध्यान में रखते हुए, मतलब मुख्य टारगेट हमारा यही है कि जो हमारी एक जनसंख्या गाँव में निवास करती है उसके स्वास्थ्य को पूरी तरीके से हमें ध्यान में रखना है। तो प्रत्येक माह की 11 तारीख को क्या किया जाना है, इसका आयोजन किया जाना है, ठीक है। आगे की बात आती है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किस शहर में मोती झील आपको देख मिलता है। हमारी यूपी में मोती झील की जब बात की जाए तो मोती झील का संबंध हमें बेसिक देखने को मिल जाता है मथुरा में, लखनऊ में, कानपुर में, या फिर आपके आगरा में, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा कि मोती झील ये बेसिक आपको देखने को मिल जाता है। मोती झील की जब बात की जाए तो मोती झील हमारी यूपी में प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। मोती झील, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा हमारी यूपी में कई सारी झीलें हैं, जैसे सेखा झील, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके अलीगढ़ में पड़ता है, अलीगढ़ में सेखा झील। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा किसके बारे में, दरवन झील, ये कहाँ पे स्थित है, तो दरवन झील की जब बात की जाए तो दरवन झील ध्यान रखिएगा, यह यूपी के अंतर्गत आपके अयोध्या में पड़ता है। अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या का नाम ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, गौर झील, ये कहाँ पे अवस्थित है, तो गौर झील की जब बात की जाए तो ये आपके मथुरा में देख मिलता है। मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा में ये आपको देख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, करेला झील, ये कहाँ से देख मिलता है, तो करेजा झील की जब बात की जाए तो ये आपको देख मिलता है हमारी यूपी की राजधानी लखनऊ में। झीलों की जब बात चल रही है, झील या ताल तलैया की जब बात की जाए तो यहीं पर नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, खास करके चिलुआ ताल, चिलुआ ताल, या एक नाम और आपने सुना होगा रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा कंदला ताल, ठीक है। तो इन सब का संबंध कहाँ से है, तो ये सारे आपको देख मिलते हैं आज के संदर्भ में। जब हम यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर जब हम गोरखपुर की बात करें, ठीक है, तो गोरखपुर का नाम ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। इवन अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, आगरा के बारे में। आगरा में कौन स्थित है, तो आगरा में कीठम झील स्थित है, कीठम, और कई बार आपने सुना होगा सूर सरोवर, ठीक है। तो कीठम और सूर सरोवर की जब बात की जाए तो ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं।
अब नामों की जब बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए मोती झील कहाँ पे स्थित है, तो मोती झील के बारे में ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली आपके कानपुर में पड़ता है। हालांकि कानपुर के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, रामपुर में भी आपको एक मोती झील देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो रामपुर में भी और कानपुर में भी, दो लोकेशन में क्या होता है आपका मोती झील देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने फुलहर झील का नाम सुना होगा, ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपके पीलीभीत जिले में पड़ता है, पीलीभीत जिले में। और नाम की जब बात की जाए तो यहीं पे आप ध्यान रखिएगा, भिजवान झील, ये कहाँ पे पड़ता है, तो भिजवान झील की जब बात की जाए तो ये आपके हरदोई में पड़ता है, क्योंकि इनसे क्या होती है, नदी निकलती है। ठीक है, इनसे क्या होता है, नदी निकलती है, सई नदी। और यहीं पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, फुलहर झील की जब बात की जाए तो फुलहर झील के संदर्भ में क्या होता है, फुलहर झील का जो संबंध होगा वह किससे समित होता है, तो गोमती नदी के निर्गम के लिए माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर, किसके रूप में, इसके परिपेक्ष में। हाँ बिल्कुल, तिथौरा झील की जब बात की जाए तो तिथौरा झील का संबंध कहाँ से है, तो तिथौरा झील जो होता है वह आपके शाहजहाँपुर में पड़ता है। ठीक है, शाहजहाँपुर की जब बात की जाए तो शाहजहाँपुर में तिथौरा झील आपको दिख मिलता है। ठीक है, आगे की बात की तो उत्तर प्रदेश में चल रही प्रमुख परियोजना जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद योजना। अब एक जिला एक उत्पाद योजना की जब बात की जाए तो हमने झांसी जिले से कौन सा एक उत्पाद चिन्हित कर रखा है, ये उत्पाद होता है आयरन रॉड, या फिर सिल्क साड़ी, या फिर हैंडमेड पेपर, या फिर आपके सॉफ्ट टॉयज, कौन सा यहाँ पे एक नाम देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में चल रही एक योजना एक जिला एक उत्पाद योजना। पहली बात तो अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत कब की गई, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे यूपी में देख मिलता है, कहाँ पे, शाहजहाँपुर में, सॉरी शाहजहाँपुर की बात, ये हमारी यूपी में चालू किया गया था आपके, आप भी जानते हैं 24 जनवरी 2018 की जब बात की जाए तो 2018 में क्या किया गया, इस विषय को आपका चालू किया गया। ठीक है, 24 जनवरी 2018 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे इसको चालू किया गया। मुख्य रूप से आप भी जानते हैं कि यूपी के जो 75 जिले होते हैं, ठीक है, 75 जिलों की जब बात की जाए तो 75 जिलों के क्या होते हैं, 75 आपके उत्पाद इसमें चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, तो 75 जिलों के 75 उत्पाद क्या हैं, इसमें आपके चिन्हित किए गए हैं। नाम की जब बात की जाए तो नाम को आधारित करते हुए ध्यान रखिएगा, इनका संबंध कहाँ से होता है, तो सॉफ्ट टॉयज का नाम ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपके झांसी जिले से समित है। तो झांसी जिले की जब बात की जाए तो झांसी जिले में यह नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये शाहजहाँपुर नहीं, फतेहपुर है। ठीक है, फतेहपुर, क्लियर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सॉफ्ट टॉयज की जब बात की जाए तो आपके झांसी से समित होगा। झांसी से सॉफ्ट टॉयज मतलब आप कह सकते हो कि जो आपने देखा होगा कुछ मखमली प्रकार के कपड़े होते हैं, और मखमली कपड़ों में क्या किया जाता है, कुछ रुई वगैरह भर दिया जाता है, तो इस दशा में क्या होता है, ये सॉफ्ट टॉयज के रूप में जाने जाते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 75 जिलों की आपके 75 चिन्हित किए गए हैं। खासा ध्यान रखिएगा, इसके ब्रांड एम्बेसडर को भी चिन्हित किया गया था, और ब्रांड एम्बेसडर की जब बात की जाए तो उसका नाम क्या आता है, उसका नाम आता है कंगना रनौत। कंगना रनौत की जब बात की जाए तो उसका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में आप भी जानते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो या आप कह सकते हो किसी में अमेजन, इनकी जब बात की जाए तो इनके माध्यम से क्या होता है, ऐसे उत्पादों की डिलीवरी वगैरह पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहाँ से, ये हमारे यूपी में। हैंडमेड पेपर की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो ये आपके जालौन जिले से समित हो जाएगा। ठीक है, जालौन की जब बात की जाए तो जालौन से क्या होता है, हैंडमेड पेपर आपको देख मिलता है। ठीक है, सिल्क साड़ी की जब बात की जाए तो ललितपुर का नाम ध्यान रखिएगा, ललितपुर में क्या होता है, रेशमी सिल्क साड़ी होता है। इवन अगर हम बनारस को कहें तो बनारस में भी क्या होता है, सिल्क साड़ी आपको देखने को मिल जाती है। तो सिल्क साड़ी ललितपुर में, और फिर आपके क्या हो जाता है, ये आपके बनारस से भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी हैंडमेड पेपर आपके जालौन से होता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो यहीं पर नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, आपने कालपी के परिप्रेक्ष्य सुना होगा, औरैया। औरैया की जब बात की जाए तो औरैया से क्या है, औरैया से आपका देसी घी है। ठीक है, देसी घी की जब बात की जाए तो देसी घी क्या है, आपके औरैया से समित है। नाम की जब बात की जाए तो यहीं पे हमीरपुर का नाम ध्यान रखिएगा, हमीरपुर से क्या समित है, तो हमीरपुर में आपको हस्त निर्मित जूती देख मिलता है। हस्त निर्मित जूती, हस्त निर्मित जूती का जो संबंध है वह भी आपको यहीं से समित आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि भारतीय संगीत का जनक हम लोग किस एक वेद को मानते हैं, किस एक वेद को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक भी मानते हैं। नाम लिया जाता है हमारे यहाँ पर ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, या फिर आपके अथर्ववेद को, ये नाम समित आपको देख मिलता है। हमारे यूपी में कौन सा एक ऐसा वेद है जिसको हम भारतीय संगीत का जनक भी कह देते हैं,
आज संगीत परंपरा की जब बात की जाए तो संगीत परंपरा में अलग अलग नाम आपको सुनने में आता है, लेकिन जब हम नामों की बात करते हैं भारतीय संगीत के बारे में, तो संगीत के बारे में कई बार चर्चा जो मिलती है वो मिलती है सामवेद के बारे में। तो सामवेद की जब बात की जाए तो सामवेद का संदर्भ ध्यान रखिएगा, सामवेद को हम संगीत से समेत पहला वेद मानते हैं। अच्छा, अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ये क्या होता है, ये सबसे पुराना अर्थात सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद जो माना जाता है वह ऋग्वेद माना जाता है। बेसिकली सामवेद के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा, आपको हमने कल ही चर्चा किया था भरत मुनि के बारे में। भरत मुनि की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र नाम के पुस्तक की जब बात की जाए तो इसको हम किस रूप में जानते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं खास करके संगीतज्ञों का बाइबल। तो संगीतज्ञों का जो बाइबल माना जाता है उसका संबंध क्या है, वह माना जाता है हमारे यहाँ पर नाट्य शास्त्र के रूप में। अच्छा, नामों की जब बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा बीड़ा के बारे में। बीड़ा की जब बात की जाए तो ये क्या माना जाता है, ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की जब बात की जाए तो ये कौन माना जाता है, ये आपका बीड़ा माना जाता है। ठीक है, तो संगीतज्ञों के बाइबल की जब बात की जाए तो संगीतज्ञों के बाइबल की जब बात की जाए तो ये किससे समित होता है, तो यह नाम आपको देख मिलता है किसके रूप में, आपके जब हम बात करते हैं संगीतज्ञों का बाइबल भरत शास्त्र के परिप्रेक्ष्य यहाँ पे क्या होता है, नाट्य शास्त्र के रूप में माना जाता है। और साथ ही साथ बीड़ा की जब बात की जाए तो ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। सामवेद की जब बात की जाए तो सामवेद संगीत के ऊपर आधारित है, और ऋग्वेद की जब बात की जाए तो ऋग्वेद क्या होता है, ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक नाम समित होता है हमारे यहाँ पर नाना साहब। नाना साहब की जब बात की जाए तो इनका वास्तविक नाम क्या था, नाना साहब की जब बात की जाए तो नाना साहब का वास्तविक नाम माना जाता है। ये 4 वेद होते हैं, बिल्कुल आपने सत्य कहा, लेकिन जब हम त्रिवेद की बात करते हैं तो त्रिवेद में हम लोग अर्थवेद को अलग कर देते हैं। ठीक है, चलिए, नाम की जब बात की जाए तो नाना साहब का वास्तविक नाम माना जाता है। देखिए, हमारे यूपी में कुछ लोगों का नाम कई बार चर्चा में रहता है, जैसे प्रेमचंद। प्रेमचंद की जब बात की जाए तो प्रेमचंद का नाम क्या है, तो प्रेमचंद का नाम है, आपने कई बार सुना होगा किसके रूप में, प्रेमचंद को हम लोग धनपत राय के रूप में जानते हैं। धनपत राय की जब बात की जाए तो धनपत राय के रूप में नाम दिया जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने फिराक गोरखपुरी का नाम सुना होगा, फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी की जब बात की जाए तो इनका नाम क्या होता है, इनके परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो इनका नाम जो था, क्या नाम था, प्रेमचंद धनपत राय थे, फिराक गोरखपुरी, चलिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, नाना साहब के साथ इनके एक सिपाही थे जिनका नाम था तात्या टोपे। तात्या टोपे की जब बात की जाए तो इनका नाम क्या था, ये नाम था राम तनु, रामचंद पांडुरंगा। ठीक है, तो रामचंद पांडुरंगा की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा, रामचंद पांडुरंगा जो होता है वह किससे समित थे, तो तात्या टोपे से समित थे। रघुपति सहाय, बिल्कुल आपने सही कहा, रघुपति सहाय। रघुपति सहाय जो थे वो फिराक गोरखपुरी का नाम दिख मिलता है। नामों की जब बात की जाए तो यहाँ पे तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंगा के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, तानसेन की जब बात की जाए तो तानसेन का भी नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि तानसेन की जब बात की जाए तो इनका नाम क्या था, रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे की जब बात की जाए तो ये तानसेन का नाम दिख मिलता है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में और एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है कैफी आजमी। कैफी आजमी की जब बात की जाए तो इनका संबंध क्या है, कैफी आजमी की जब बात की जाए तो इनका जो संबंध होता है वो आपके आजमगढ़ से होता है। आजमगढ़ की जब बात की जाए तो आजमगढ़ से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। तो अलग अलग व्यक्तियों की जब बात की जाए तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक नाम आपने सुना होगा कई बार, अख्तर पिया। अख्तर पिया कौन था, तो अख्तर पिया बेसिकली अगर देखा जाए तो ये नवाब वाजिद अली शाह हुआ करते थे। नवाब वाजिद अली शाह की जब बात की जाए तो नवाब वाजिद अली शाह का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह क्या करते थे, अपनी ठुमरी की बंदिशें लिखते थे, और सब ठुमरी की बंदिशों की जब बात की जाए तो ये अख्तर पिया के नाम से लिखते थे। आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं तुलसीदास। तुलसीदास, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, तो इनका नाम था राम बोला। ठीक है, राम बोला दुबे की जब बात की जाए तो राम बोला दुबे इनके ओरिजिनल नाम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब नाम आपको प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो नाना साहब के वास्तु नाम की जब बात की जाए तो उनका नाम था धोधू पंत।
दो पंथ की जब बात की जाए तो ये कौन थे, तो आप भी जानते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि बाजीराव द्वितीय ने क्या किया था, अपना एक दत्तक पुत्र गोद लिया था और दत्तक पुत्र के रूप में कह सकते हो नाना साहब को गोद में लिया था। और बेसिक अगर देखा जाए तो इसके बाद इन्होंने शासन प्रशासन, तो मराठा नेतृत्व में कानपुर की जब बात की जाए, कानपुर अर्थात बिठूर, तो बिठूर से इन्होंने क्या किया था, जो मराठा शासन होती है वो यहाँ पे आपके संचालित वगैरह करने में एक अच्छा खासा अपना भूमिका निभाया था। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला होता है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। और एक काम जरूर करिएगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इस सेशन को लाइक करते हुए साझा जरूर करिएगा। कौन सा राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश की जो सीमा लगती है वह कुछ इस तरीके से आपकी लगती है, खासा जिसमें आप भी जानते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ये सब नाम आपको मिलते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दिल्ली के अलावा राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड और झारखंड के अलावा आपका बिहार। ठीक है, ये सब नाम क्या होते हैं, इसके परिप्रेक्ष्य आपको दिख मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, किसके बारे में, नेपाल की जब बात की जाए तो नेपाल का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेपाल के साथ हमारी क्या होती है, 7 जिलों की सीमा साझा होती है। कुल मिला जुला के कितने, 579 किलोमीटर। ठीक है, तो 579 किलोमीटर की सीमा क्या होती है, नेपाल के साथ साझा होती है। ठीक है, मुख्यतः अगर देखा जाए तो बात आ रही है कि ये जो राजस्थान है इसके साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो आगरा और मथुरा क्या होता है, आगरा और मथुरा की जब बात की जाए तो आगरा और मथुरा जो होती है वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, तो राजस्थान के साथ हमारी जो सीमा साझा होती है आगरा और मथुरा के रूप में दिख मिलती है। तो यही कारण होता है, आपने आगरा में नाम भी सुना होगा किसके बारे में, आगरा और मथुरा, इन दो जिलों की जब बात की जाए तो यहाँ पे गर्म और जो शुष्क हवा होती है वो क्या करती है, प्रवेश भी करती है। क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं ये जो आगरा का लोकेशन है राजस्थान से समित है, तो राजस्थान थार का रेगिस्तान जो काफ़ी गर्म माना जाता है, तो उस रेगिस्तान की गर्म हवाएं क्या करती हैं, हमारे प्रदेश में प्रवेश भी करती हैं। ठीक है, आगरा मथुरा का नाम ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि किस जिले में जूट मिल आपके स्थापित की गई है, किस जिले में आपके जूट मिल स्थापित किया गया है। नाम दिया जाता है गोरखपुर, कासगंज, बदायूं या फिर आपके शाहजहांपुर में, इलाहाबाद में। जूट मिल की जब बात की जाए तो जूट मिल हमारे यूपी में देखने को मिलता है। आज यूपी में जूट मिलों की जब बात की जाए तो जूट मिलों का संबंध हमें देखने को मिलता है। जूट मिल के रूप में अगर देखा जाए तो यह नाम किससे समित होता है, जूट मिल। जूट मिल की जब बात की जाए तो जूट मिल का संबंध हमारे यूपी में किससे समित है, तो जूट मिल के बारे में खासा ध्यान रखिएगा। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में 3 जूट मिल आपको देख मिलते हैं। कितने, 3 जूट मिल हमारे यूपी में देख मिलते हैं। कौन कौन से समित होते हैं, तो एक आपने नाम सुना होगा, 2 हमारे यूपी में कानपुर में पड़ते हैं, और एक की जब बात की जाए तो एक कहाँ पे है, एक आपके सजनवा में देखे मिलता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो सजनवा बेसिकली आपके गोरखपुर में। नाम की जब बात की जाए तो इसका नाम भी काफ़ी चर्चा में रहता है, आपने सुना भी होगा, क्या बोला जाता है, महावीर। ठीक है, तो महावीर जूट मिल की जब बात की जाए तो महावीर जूट मिल का नाम ध्यान रखिएगा। महावीर जूट मिल कहाँ से समित है, ये आपके सजनवा में पड़ता है। ठीक है, तो महावीर जूट मिल की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपके सजनवा गोरखपुर के अंतर्गत आपका अवस्थित है। जूट की जब बात की जाए तो जूट के परिप्रेक्ष्य आपने सुना भी होगा, जब हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, पटसन, ठीक है, सनई, या आप कह सकते हो जूट, या कई बार आपने सुना होगा इसको पेटुआ भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं बेसिकली आप भी जानते हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, बेसिक अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो ये सब जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये रेशम अर्थात तंतु के उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेशम मतलब आपका रेशम नहीं बल्कि रेशा। ठीक है, रेशा या फिर तंतु। ठीक है, रेशा या फिर तंतु उत्पादन के लिए इसका काम किया जाता है। और मुख्य रूप से ये क्या कार्य करते हैं, तो आज के समय में रस्सी वगैरह की जब बात की जाए तो रस्सी बनाने में या विभिन्न प्रकार के जो आप कह सकते हो दरी फरकट होती है, उन सब चीज़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो गोरखपुर में ये जूट मिल आपको दिख मिलती है। वैसे हमारी यूपी में 2 मिल और काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं जो परीक्षा में कई बार पूछी जाती हैं। एक का नाम ध्यान रखिएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, अफीम फैक्ट्री।
अफ़ीम फैक्ट्री कहाँ से समित है? तो अफ़ीम फैक्ट्री की जब बात की जाए तो एशिया में पहले स्थापित की गई थी गाजीपुर में। गाजीपुर की जब बात की जाए तो गाजीपुर में स्थापित है 1920 में। और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक चीनी मिल ध्यान रखिएगा, ये भी संयोग से हमारी यूपी में पहले स्थापित की गई थी। कहाँ पे? आपके प्रतापपुर देवरिया में। तो प्रतापपुर देवरिया की जब बात की जाए तो प्रतापपुर देवरिया का नाम ध्यान रखिएगा, जहाँ पे 1903 में ये आपका स्थापित किया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप कहा जाए तो जूट उत्पादन के लिए जो काफ़ी फेमस माना जाता है, हमारे यूपी नहीं माना जाता है, बल्कि जूट उत्पादन के लिए हम लोग क्या मानते हैं? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की जब बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का नाम ध्यान रखिएगा। मर गया है उसका, क्या नाम था? कौन सा अंसारी? गाजीपुर से थे, बताते हैं लोग, पता नहीं विधायक लोग कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं तो डान थे। ठीक है, युद्ध करते थे, देश के लिए सेवा करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। कोई भी व्यक्ति आतंकवादी दिखता था, ढाई ढाई गोली मार देते थे, मूंछ पे ताव देते थे। तो बाकी क्या रहा, कैसा रहा, उसके बारे में हमें नहीं जानकारी। बस ये है कि व्यक्ति मर गए हैं, तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। हमारे जीवन में एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि ससुरा रहते सरकारी नौकरी विपत्ति तो नहीं है कि आदमी एक बार तैयारी करता है, पहली बात तो तैयारी में ही ख़त्म हो जाता है अपने जीवन काल का, अगर सही पूछा जाए। क्योंकि एक जो मध्यम वर्गीय या लोअर क्लास का बच्चा होता है, उसके समझ में नहीं आता कि एसएससी के लिए, बैंक के लिए, पुलिस के लिए कौन सी किताब ले। जब तक उसका समय बीतता तब तक वो 2-3 अटेम्प्ट दे सकता है। वो कहावत होती होगी कि एक आध अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में हमारा निकल जाता है। सामान्य अवस्था में तो गाँव घर में हमें नहीं लगता किसी का पहले अटेम्प्ट में निकल जाए, किसी की निकल जाए तो वो लक बाई चांस होता है। सरकारी नौकरी की तैयारी करो, गलती से कहीं लग गया नौकरी, 20,000 की नौकरी है, अगले महीना पता चला तो अरे लगे 20,000 की जगह 30,000 का एक ठो स्कूटर ले आए और नहीं बताए कि हमने ये पैसा कहाँ से लाया, तो तुरंत आपके घर पे छापा पड़ जाएगा। लेकिन एक बार आप नेता बन जाओ, उसके बाद 3 मंजिला, 5 मंजिला, 7 मंजिला, ये स्कॉर्पियो, ये बोलेरो, एक करिया कलर का, एक गुरु कलर का, जो भी खरीद पाओ, कोई नहीं पूछता कहाँ से पैसा आया। ऐसा देश का विकास ये लोग कर देते हैं। और एक बार सरकारी नौकरी में जुड़ जाओ तो आजकल तो अग्निवीर योजना है, 4 साल के बाद टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। लेकिन एक बार विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ, सभासद बन जाओ, जीवन भर के लिए पेंशन मिलेगा। हवाई जहाज में चलने की टिकट, ट्रेन में चलने की टिकट, दुनिया भर का चीज़। हम ही ना समझ पाते हैं कि एक व्यक्ति एक सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है, 60 साल तक सेवा करता है देश का, तब वो जाके ओकरे पास इतना औकात नहीं होता है कि ओकर वही पीढ़ी संतुलित रूप से खा पाए। वही समय में ख़त्म हो जाता है, इतने खा पी के चलता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो विधायक बना या सांसद बना, गलती से एक बार बना है, अगर पूरा समय काल नहीं व्यतीत करता है तब भी कौन सा ऐसा कुबेर का खाना लग जाता है कि मतलब उसका 3 पीढ़ी बैठा रहे, कमाता रहे, कोई टेंशन नहीं है। इधर की फैक्ट्री अलग लग जाती है, हर तीसरे साल पे कहो तो घर तुरवा के बनवा रहा हो, नई की गाड़ी खरीद रहा हो। ये एक अपने आप में दुर्भाग्य कहा जाएगा, क्योंकि सबके सामने दिखता है, आंखों के सामने दिखता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये गलत है। आधिकारिक प्रवृत्ति में भी आपने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति जेल चला जाता तो उसे सरकारी नौकरी छीन ली जाती है। ये नहीं कहा जाता कि बाद में आएंगे आपको मिल जाएगा, छीन ली जाती है साफ साफ सब्जी में, और उसको सारे कार्य से मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक देखिए नेताओं का स्वभाव, जेल से शासन चलाएंगे, क्या ही कहा जाए। 90% अफसर सही कार्य नहीं करते हैं, लेकिन गलत करता कौन है पहले ही तो बताओ। उनको इतना खून चूस लेते हो, उनका क्या करें। कभी आप तैयारी रह के बाहर करो तब पता चलेगा। लोग कहते हैं कि अरे वो तो अफसर बन गए हैं, बतियाते नहीं हैं। तो एक चीज़ सोचो कि जब वो बेचारा अफसर नहीं बना था, एठू काल कोठरी में बंद था, समसामयिक किताब खरीदने का पैसा नहीं था, तो एक बार तुम फ़ोन किए थे उसके पास। आज उसने अपने आप में परिवर्तन किया है तो काहे तुम्हें फ़ोन करेगा। वो घमंडी नहीं हुआ है, बल्कि वो अपने आप में स्वावलंबी है। अपने जीवंत मसले को जब अपने सामने उसने विजित किया है तो वो आपको आज भाव देगा, काहे के लिए देगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो आपने जिस तरीके से रवैया अपनाया वो तो दुनिया की कहावत है ना, कि जब कोई सफलता में होता तो दुनिया क्या करती है, उसको सलाम ठोकती है। लेकिन जब किसी के बुरे दिन होते हैं तो फिर क्या होता है, अरे लोग तो उसे किन्ना काटते हैं। तो जब वो सफल होगा तो फिर काहे करेगा। फिर दोनों के लहजे अलग होते हैं ना। खैर, हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ये बहुउद्देशीय परियोजना की जब बात की जाए, जिसको हम एरच नाम देते हैं, एरच बहुउद्देशीय परियोजना की जब बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश में आपको मिलती है। झांसी में, ललितपुर में, या फिर आपके जालौन में
या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमीरपुर। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो मुख्य रूप से आप भी जानते हैं एरच बांध परियोजना की जब बात की जाए तो यह मुख्य रूप से आपके झांसी में होता है। तो झांसी की जब बात की जाए तो झांसी का संबंध ध्यान रखिएगा। वैसे झांसी के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, झांसी में आपको किसका नाम देख मिलता है, माता टीला बांध परियोजना की जब बात की जाए तो माता टीला का भी नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, माता टीला की जब बात की जाए तो माता टीला के परिप्रेक्ष्य आपने क्या नाम देखा है, इसको रानी लक्ष्मीबाई बांध कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के रूप में इसका नाम लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, सुकमा डुकमा बांध। ठीक है, सुकमा डुकमा का शहर कहते हैं। तो बांधों के शहर की जब बात की जाए तो एशिया में बांधों का जो शहर कहा जाता है वो ललितपुर को कहा जाता है। और इसी ललितपुर में आपने सुना होगा इसी तरीके से एक और बांध है छोटा सा, जिसका हम नाम देते हैं शहजाद बांध। ठीक है, तो शहजाद बांध की बात हो या एरच बांध की बात हो, ये कहाँ पे स्थित होते हैं, ये आपके ललितपुर में दिख मिलते हैं। तो ललितपुर का नाम ध्यान रखिएगा। ललितपुर बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में खास करके एरच और एरच के अलावा शहजाद, ये सब नाम आपको दिख मिलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम एशिया में बांधों का शहर भी कहते हैं। इवन यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यूरेनियम नाम का जो एक तत्व होता है वो भी अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। यूरेनियम की जब बात की जाए तो यूरेनियम के अलावा इसी ललितपुर जिले का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि देवगढ़ की जब बात की जाए तो देवगढ़ का नाम और देवगढ़ के परिप्रेक्ष्य दशावतार, देवगढ़ और दशावतार मंदिर की जब बात की जाए तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में यह ललितपुर में पड़ता है। कहा जा रहा है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बलिया जनपद की जब बात की जाए तो बलिया जनपद से कौन सा उत्पाद आपका चिन्हित किया गया है। बलिया की जब बात की जाए तो बलिया का नाम ध्यान रखिएगा। हमारे यूपी के अंतर्गत बलिया की जब बात की जाए तो बलिया जिले से कौन सा एक ऐसा उत्पाद है जिसको क्या किया गया, चिन्हित किया गया है। नाम आता है चूड़ा, कंघा, बिंदी या फिर कागज। फिकिर, ये फिकिर का होता है। एक जिला एक उत्पाद योजना मुख्यतः अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना की जब बात की जाए तो अब हमारे यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद योजना 2018 में चालू की गई थी, लेकिन अब इसी तर्ज पर क्या किया गया है, मुख्यतः आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, इसी तर्ज पर अभी आपने सुना होगा एक जिला एक उत्पाद योजना के अलावा खास करके एक तहसील एक उत्पाद योजना। ठीक है, तो एक तहसील एक उत्पाद योजना की जब बात की जाए तो ये भी आपका यहाँ पे चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसी पर पे आपने सुना होगा किसके बारे में, एक गांव एक ग्राम एक उत्पाद योजना आपके चिन्हित करी गई है। ठीक है, एक ग्राम एक उत्पाद योजना की जब बात की जाए तो ये भी आपका अभी हाल फिलहाल में चिन्हित किया गया है। मुख्यतः आप भी जानते हैं क्यों चिन्हित किया गया, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे लोकेशन हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जो पार्टिकुलर किसी कार्य में जुड़े होते हैं। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये हमने किससे चालू किया था, तो हमने जापान देश को ध्यान में रखते हुए, और अभी हमने क्या किया है, नेपाल देश को ध्यान में रखते हुए गाँव वाला स्कीम चालू कर रखा है। वैसे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कई सारी योजनाएं आपकी चल रही हैं, जैसे मुख्यतः आप कह सकते हो कि जैसे एक नाम आपने सुना होगा किसके बारे में, हमारे यूपी में जब हम बात करते हैं एक जिला एक खेल योजना, एक जिला एक खेल योजना के अलावा एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना, ऐसे कई सारी स्कीम क्या किए गए हैं हमारे यहाँ पर चालू किए गए हैं। मुख्य अगर देखा जाए तो बलिया जिले की जब बात की जाए तो बलिया जिला किसके लिए फेमस है, आपके बिंदी के लिए जाना जाता है। अच्छा, बिंदी के अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा परवल की जब बात की जाए, परवल जो खास करके सब्जी होती है, तो सब्जी के रूप में परवल का भी नाम यहाँ से आपका चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो बलिया का नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, बलिया अपने यहाँ पे काफ़ी फेमस है, क्योंकि बलिया की जब बात की जाए तो बलिया से एक योजना चालू की गई थी, क्या आपको याद है? अगर आपको याद हो तो बलिया से आपने सुना होगा एक योजना चालू किया गया था जिसका नाम था उज्ज्वला योजना। बेसिकली अगर देखा जाए तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा बलिया से ही किया गया था। और बलिया की जब बात की जाए तो बलिया अपने काफ़ी फेमस है, क्योंकि आप भी जानते हैं ददरी का जो मेला होता है वो यहाँ पे आपका लगता है। आपने कई बार सुना होगा भृगु ऋषि के बारे में, तो भृगु ऋषि की जब बात की जाए तो भृगु ऋषि का आश्रम जो है वो भी आपको यहीं पर देख मिलता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं भी नाम आपने सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं धनुष यज्ञ मेला, तो धनुष यज्ञ मेला का नाम ध्यान रखिएगा, ये भी आपको यहीं पे देख मिलता है। सुरहाताल की जब बात की जाए तो सुरहाताल ध्यान रखिएगा, सुरहाताल या जिसको हम एक तरीके से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रूप में नाम देते हैं। ठीक है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के रूप में यह भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाम की बात आती है तो कहा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या के अंतर्गत जो जनजातियाँ होती हैं उनका परसेंटेज वैल्यू क्या है।
राज्य की अगर कुल जनसंख्या की बात की जाए तो कुल जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या में जनजातियों की संख्या क्या है? ये 3% है, 6% है, 7% है या फिर आपके 9% आपको दिख मिलता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम यूपी के 2011 की जनगणना की बात करें तो पॉपुलेशन कितनी है? 19,98,12,341। ये हमारी यूपी की क्या हो जाती है? कुल संख्या आपको दिख मिलती है। अब इस कुल संख्या की जब बात की जाए तो इस कुल संख्या के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पर जो एक वैल्यू देख मिलती है वो कितनी होती है? 16.51%। ठीक है, तो 16.51% की जब बात की जाए तो ये हमारी कुल वैल्यू हो जाती है। कुल वैल्यू के परिप्रेक्ष्य में अगर हम यहाँ पे नाम लें तो हमारी यूपी में खास करके अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। और महोबा की जब बात की जाए तो महोबा का नाम ध्यान रखिएगा, महोबा में सबसे कम लोग निवास करते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो आज जनसंख्या के आधार पे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम संख्या की बात करें तो आपने सुना होगा हिंदू की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, करीब करीब 80%। ठीक है, हिंदू के बाद आपकी दूसरी जनसंख्या होती है मुस्लिम की। मुस्लिम की जब बात की जाए तो इनकी जनसंख्या करीब 19% है। मुस्लिम के बाद आपके सिख लोग आते हैं, सिख की जब बात की जाए तो इनकी संख्या क्या है? ये 0.32% आपके लगभग होती है। तो 3 जनसंख्या का नाम ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो जनसंख्या में जनजाति की जब बात की जाए तो इस परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति की संख्या क्या होती है? ये हो जाती है 20.51%। ठीक है, तो 20.51% जो है ये अनुसूचित जाति की होती है। लेकिन जब हम जनजाति की बात करते हैं तो जनजाति की संख्या कितनी है? जनजाति की जो संख्या होती है वो हमारे यहाँ पर केवल कितनी होती है? तो ये 0.6% होती है। और इस दशा में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सर्वाधिक जो जनजाति निवास करती है वो हमारी यूपी में निवास करती है सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र में निवास करती है। और सबसे कम की जब बात की जाए तो सबसे कम कहाँ पे निवास करती है? ये आपके जब हम बात करते हैं किसके रूप में, आपके बागपत में, तो बागपत में इनकी संख्या क्या हो जाती है? सबसे कम निवास करती है। ठीक है, तो बागपत की जब बात की जाए तो बागपत का नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनकी संख्या सबसे कम निवास करती है। इवन नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, जब हम जलौन की बात करते हैं तो जलौन और अयोध्या, जलौन और अयोध्या 2 लोकेशन ऐसे हैं जहां पर कोई भी जनजाति नहीं निवास करती है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए ध्यान रखिएगा, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। और सीतापुर की जब बात की जाए तो सीतापुर में क्या होता है? इनकी संख्या सबसे कम निवास करती है। नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। सीतापुर में सबसे ज़्यादा निवास करती हैं और बागपत में सबसे कम। ठीक है, सीतापुर की जब बात की जाए तो सीतापुर में क्या होता है? सीतापुर में सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। और बागपत की जब बात की जाए तो बागपत में सबसे कम इनकी संख्या हो जाती है। मुस्लिम की जब बात की जाए तो मुस्लिम आप भी जानते हैं रामपुर में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। और ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर का नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनकी संख्या सबसे कम हो जाती है। ठीक है, तो इन चार चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, कि उत्तर प्रदेश में चल रही एक परियोजना है जिसका नाम है लखनऊ योजना। आज लखनऊ योजना की जब बात की जाए तो लखनऊ योजना का संबंध हमें देखने को मिल जाता है। लखनऊ योजना की जब बात की जाए तो लखनऊ योजना का संबंध हमारी यूपी में देख मिलता है सड़क निर्माण से, वृक्षारोपण से, इमारत की मरम्मत से या फिर प्रदूषण के समाप्त करने को। ठीक है, लखनऊ योजना, आज बेसिकली लखनऊ योजना की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? अच्छा, एक काम जरूर करिएगा, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास भी क्या करेगा, इस सेशन को साझा करेगा ताकि उन लोगों को भी क्या किया जाए, इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके। एक सूचना आपको समग्र रूप से दे दें, आप वैसे जानते तो हैं लेकिन ध्यान रखिएगा, यूपीजी के स्पेशल एक आपका सिद्धार्थ बैच आया है जो खास करके 99 रुपये में आपको दिया जा रहा है। मुख्यतः डेली लाइव क्लासेज, 1 साल की वैलिडिटी, 1000 प्रश्नों का संग्रह, यूपीजी की ई बुक, हस्तलिखित नोट, क्लास की PDF, डाउट सेशन, ये सारी चीज़ आपको मिलेंगी। जीके जीएस बाई अमित पांडे एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। 1 अप्रैल से इस पर क्या होंगी, ये आपकी क्लासेज भी आपको यहाँ पे मिलनी चालू हो जाएंगी। चलिए, लखनऊ योजना की जब बात की जाए तो इसका पूरा पैटर्न क्या है? लखनऊ योजना की जब बात की जाए तो लखनऊ योजना का पूरा पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। तो ये किससे समित है? तो ये ध्यान रखिएगा, आज हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं सड़क निर्माण को लेकर के, किससे? सड़क निर्माण की जब बात की जाए तो सड़क निर्माण को आधारित करते हुए ध्यान रखिएगा, एक्चुअली लखनऊ में आपने सुना होगा लखनऊ में जाम बहुत ज़्यादा लगता है। तो जाम से कैसे हम लोग निजात पाएँ? तो जाम से निजात पाने के लिए हमने क्या किया है, खास करके आप कह सकते हो जाम से निजात पाने के लिए ही हमने क्या किया है, यहाँ पे लखनऊ योजना को चालू किया है।
तो जाम से निजात पाने के लिए लखनऊ योजना की हमने क्या की है, शुरुआत कर रखी है। और जिसका पूरा पूरा पैटर्न होता है कि हमें क्या करना है, हमें अपने इस लखनऊ में खास करके क्या करना है, सड़कों का एक जाल विशेषतः बिछा देना है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लखनऊ के अंतर्गत एक तकनीकी और ध्यान रखिएगा जिसको हम कहते हैं मियाँ बाकी तकनीकी। ये क्या है, मियाँ बाकी की जब बात की जाए तो मियाँ बाकी तकनीकी भी ध्यान रखिएगा। मियाँ बाकी तकनीकी क्या है, ये तकनीकी एक अपने आप में विशेष तकनीकी है। खास करके आप भी जानते हैं कि जो शहर होते हैं, शहरों के अंतर्गत बहुत ज़्यादा एरिया नहीं होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई बड़ा सा कह सकते हो पार्क वगैरह बना पाएँ या कोई भी ऐसा सीन यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो उस दशा के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारे गार्डन होते हैं, मतलब बालकनी हो गया या जो आप कह सकते हो आपकी जो घर के पीछे का हिस्सा हो गया या घर के बाहर का हिस्सा जहाँ पे आप गेट वगैरह लगाते हैं, तो उस दशा में आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ये मियाँ बाकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। और जिस परिपेक्ष में क्या होता है, ये बेसिकली जापान के रहने वाले थे और इनका कहना है कि जो हमारे यहाँ पर खास करके कोई भी छोटा मोटा एरिया है, ठीक है, छोटा सा भी एक एरिया है, उस पे क्या करना है, उस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वृक्षारोपण कर देना है। ठीक है, तो वृक्षारोपण की जब बात की जाए तो वृक्षारोपण के लिए क्या करते हैं, यह इसको प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मियाँ बाकी तकनीकी का नाम ध्यान रखिएगा। ये खास करके हमारे यहाँ पर किससे समित है, तो जब हम बात करते हैं वृक्षारोपण, चूँकि बड़े पौधे तो बागीचे में लगाए जा सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं गमले का जो पौधा होता है वो ऐसा थोड़ी ना कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, वो भी थोड़ा बहुत क्या करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है। तो उस दशा में ऐसे लोकेशन में हमें क्या करना है, वृक्षारोपण कर देना है। इवन अब तो शहरों में एक नया कल्चर चल रहा है, खासा अगर देखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हैंगिंग गार्डन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन क्या है, तो आपने अभी देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पर गार्डन होता है, बगीचा होता है, वो सामान्यतः ज़मीन पे फैला होता है। अब आप भी जानते हैं शहरों में ज़मीन की मात्रा तो कम हो रही है, तो अब इस दशा में क्या किया जाएगा, इस दशा में जैसे आपने देखा होगा पुल होता है, जैसे आपकी दीवार होती है, तो दीवार पे ऐसे गमले खड़े खड़े करके लगा दिए जाते हैं, मतलब एक वर्टिकल आपका क्या होता है, गार्डन तैयार कर दिया जाता है। क्योंकि पौधे का एक ही काम है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा और फिर आपके लिए ऑक्सीजन निकालेगा। तो शहरों में पोल्यूशन लेवल कम किया जा सके, उसके लिए आपने देखा होगा पुल वगैरह के किनारे या कोई बड़ी सी बिल्डिंग वगैरह होती है तो उसके दीवालों पे क्या किया जाता है, ऐसे ही हैंगिंग आप कह सकते हो कि पौधे टांग दिए जाते हैं और इसके माध्यम से हैंगिंग गार्डन का एक नाम आपको देखे मिल रहा है। ठीक है, एक नाम आता है कि गुड़िया पूर्णिमा मेला। अगर इसकी बात की जाए तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किस जिले में किया गया, किस जिले में गुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया गया। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम समित होता है कानपुर, प्रयागराज, मथुरा या फिर आपके आगरा में। गुड़िया पूर्णिमा मेला, गुड़िया पूर्णिमा मेला बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा। अच्छा, कल का टॉपिक कौन सा रखेंगे आप लोग, कल क्योंकि सैटरडे है ना, परसों तो आपका संडे है, तो परसों तो विधिवत तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मार्च महीना बीता है, मार्च का करंट अफेयर कर ले यूपी वाला, लेकिन कल सैटरडे है तो कल के लिए आप बताइएगा। ठीक है, कोई एक टॉपिक बताइए जिसको हम चूज कर लें ताकि उसी हिसाब से बेहतर तरीके से उसका प्रेजेंटेशन आप सबके सामने रखा जा सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसका संबंध आता है, गुड़िया पूर्णिमा मेला। गुड़िया पूर्णिमा मेला की जब बात की जाए तो ये आपके मथुरा में आयोजित किया जाता है। मेले की जब भी बात आती है तो हमने कई बार बताया है कि हमारे यहाँ पर जो मेला होता है फेयर, तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारे यूपी में खास करके 2250 से ज़्यादा क्या होते हैं आपके मेले आयोजित किए जाते हैं। अब इस मेलों की जब बात की जाए तो इस मेलों को आधारित करते हुए खासा ध्यान रखिएगा। दिलीप कुमार जनसंख्या, अच्छा करंट कर लो, करंट तो परसों करेंगे, करंट परसों करेंगे, मार्च महीने वाला करंट परसों कर लेंगे। राज्य की वन संपदा, वन संपदा जनगणना, चलिए ठीक है, देखते हैं इसी में से कोई एक टॉपिक चूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो मेला 2250 आपका लगता है, सबसे ज़्यादा मेला आपके जो लगता है वो कहाँ पे लगता है, तो आपके मथुरा भूमि पे लगता है। ठीक है, और सबसे कम की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे लगता है, तो ये आपके पीलीभीत में लगता है। जहाँ मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा में कितने लगते हैं, मथुरा में कुल 86 मेले लगते हैं। और पीलीभीत की जब बात की जाए तो पीलीभीत का नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केवल आपके क्या होते हैं, 2 मेला आयोजित किया जाता है। पीलीभीत में क्या होता है, पीलीभीत में केवल क्या होता है, 2 मेले आपके आयोजित कर जाता है। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो नाम को आधारित करते हुए अब मथुरा का ध्यान रखिएगा, मथुरा में गुड़िया पूर्णिमा मेला लगता है। मथुरा में ही ध्यान रखिएगा, मथुरा में कंस वध की जब बात की जाए तो कंस वध मेला जो होता है वो भी आपके इसी मथुरा में आयोजित होता है। मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा में ही ध्यान रखिएगा आपका झूला मेला आयोजित होता है। झूला मेला की जब बात की जाए, झूला मेला या फिर झूला महोत्सव,
बेसिक अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा मथुरा के अंतर्गत ही आपका एक विशेष मेला लगता है जिसको हम कहते हैं देव छठ का मेला। देव छठ मेला जो बेसिकली कहाँ पे लगता है, दाऊ जी में लगता है। दाऊ जी की जब बात की जाए तो दाऊ जी में देव छठ का मेला लगता है। देखा जाए तो यहीं पे आपने सुना होगा किसके बारे में, गोवर्धन परिक्रमा मेला। ठीक है, तो गोवर्धन परिक्रमा की जब बात की जाए तो गोवर्धन परिक्रमा मेला जो है वो भी आपका यहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो अलग अलग लोकेशन की जब बात की जाए तो अलग अलग लोकेशन में क्या होता है, यहाँ पे नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, नामों की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि हस्तिनापुर निजूर बिहार, इसकी स्थापना कब करी गई। हस्तिनापुर बनजू बिहार की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना कब करी गई। सॉयल, ठीक है, अच्छा करा देंगे, परेशान ना हो, बजट भी ठीक है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या करना है। वैसे देखते हैं, हम भी पत्ती निकालेंगे, कोई एक टॉपिक आपके साथ चूज करेंगे। ठीक है, परेशान मत होइए, कराना तो सब कराएंगे, परेशान मत होइए, धीरे धीरे कराएंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक आपको मजबूत करके भेजेंगे, आप परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा विश्वास बना के रखिए। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्लास को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा। ठीक है, हस्तिनापुर बनजू विहार की स्थापना करी गई। नौचंदी मेला मथुरा में लगता है, नहीं भाई, नौचंदी मेला तो आपके वहाँ लगता है, क्या नाम है, मेरठ में। दो लगते हैं हमारे यहाँ पर, एक लगता है होली के बाद वाला, तो ये मेरठ में लगता है, और एक लगता है बसंत पंचमी के टाइम पे, तो वो लगता है कहाँ पे, लखनऊ में। नौचंदी का मथुरा से बिल्कुल लेना देना नहीं। ठीक है, हस्तिनापुर बनजू बिहार, इसकी स्थापना कब की गई, तो यह मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा 1986 में स्थापित किया गया। बनजू बिहार बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिसको हमने क्या किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में बना था, तो 1972 के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जानवरों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो संरक्षण की जब बात की जाए तो संरक्षण के अंतर्गत हमारे यहाँ पर पहला जो बनजू बिहार स्थापित किया गया उसका नाम क्या है, तो यूपी में जो पहला बनजू बिहार आपका स्थापित किया गया उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा बनजू बिहार। ये कहाँ से देख मिलता है, तो चंद्रप्रभा बनजू बिहार की जब बात की जाए तो ये आपके चंदौली ज़िले में देख मिलता है। और चंदौली ज़िले की जब बात की जाए तो चंदौली ज़िले में कब बेसिकली, तो यह 1957 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो चंद्रप्रभा बनजू बिहार की जब बात की जाए तो ये चंदौली में स्थापित किया गया, मुख्य रूप से 1957 में स्थापित किया गया। फिर बात आती है हमारी यूपी का सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका हस्तिनापुर जो है, हस्तिनापुर बनजू बिहार जो है वह यूपी का सबसे बड़ा है, जो आज यूपी के कई सारे ज़िलों में विस्तारित है। जैसे मेरठ हो गया, मेरठ के अलावा अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि जैसे क्या नाम है, अमरोहा हो गया, आपका जो पड़ोस का लोकेशन है बुलंदशहर वगैरह, ये सारे ज़िले इसमें क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। हस्तिनापुर के बाद अगर देखा जाए तो हमारे यूपी का सबसे छोटा कौन सा है, तो वो नाम होता है महावीर स्वामी। ठीक है, तो महावीर स्वामी की जब बात की जाए तो महावीर स्वामी एक बनजू विहार है। ये कहाँ पे देख मिलता है, तो ये आपको देख मिलता है यूपी में ललितपुर में। ठीक है, तो ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर का नाम ध्यान रखिएगा, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि महावीर स्वामी बनजू विहार जो है वह मुख्य रूप से आपके कहाँ पे, ललितपुर ज़िले में लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी ललितपुर में, हस्तिनापुर मेरठ में, और चंद्रप्रभा आपके चंदौली में। तो ये सारे नाम आपको देख मिलते हैं। खासा 1986 में यह आपका स्थापित किया गया हस्तिनापुर बनजू विहार, कहाँ पे, आपके मेरठ लोकेशन में आपके अवस्थित है। वैसे मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ को हम किस नाम से जानते हैं, तो मेरठ को हम लोग क्रांति नगरी के रूप में जानते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं 1857 की क्रांति यहाँ पे स्थापित है। ठीक है, यहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो पहला स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है, अगर उसकी बात की जाए तो मुख्य रूप से देख सकते हैं कि स्वतंत्रता की जब बात की जाए तो स्वतंत्रता संग्राम एक जो संग्रहालय या जो म्यूजियम है वो यहीं पर देख मिलता है। शायद यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, एक पशुवार मेमोरियल आपको देख मिलता है, जो अभी देश में पहली बार बनाया जा रहा है। तो पशुवार मेमोरियल की जब बात की जाए तो पशुवार मेमोरियल का नाम ध्यान रखिएगा, ये आपके कहाँ पर, इसे मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ में आपका स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो मेरठ का नाम ध्यान रखिएगा, इसको हम एक तरीके से कैंची नगरी की भी संज्ञा देते हैं। कैंची नगरी की जब बात की जाए तो इसकी भी संज्ञा दी जाती है। और अभी आपने सुना होगा हमारी यूपी की खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। खेल नगरी से याद आता है आपके यूपी का एक खेल जो विश्वविद्यालय है वो भी क्या किया गया है, यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो खेल विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो खेल विश्वविद्यालय जिसके बारे में आपने सुना होगा, किसके बारे में, मेजर ध्यानचंद, तो मेजर ध्यानचंद के नाम से ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि वर्ष 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश में, बेसिकली उत्तर प्रदेश के किस एक शहर में आयोजित किया गया,
ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे यूपी में 1916 की जब बात की जाए तो 1916 में एक आपका आयोजन किया गया। किस परिप्रेक्ष्य में? कांग्रेस अधिवेशन। अब कांग्रेस अधिवेशन की जब बात की जाए तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो कांग्रेस होता है बेसिक आप भी जानते हैं सन 1885 में क्या होती है, इसकी नींव रखी जाती है A.O. ह्यूम के द्वारा। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो कोलकाता की जब बात की जाए तो कोलकाता में A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में इसकी नींव रखी जाती है। मुख्यतः आप भी जानते हैं इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये बम्बई में हुआ था। बम्बई आप भी जानते हैं किस नाम से, तो एक नाम होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय की जब बात की जाए तो उसमें क्या किया गया था, ये आपका पहला स्थापित किया गया। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य आपने सुना भी होगा, यह अधिवेशन इसी वर्ष में हुआ जहाँ पे कुल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यूपी के सर्वाधिक लोग थे। ठीक है, यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के लोगों की जो संख्या थी वो आपके सबसे ज़्यादा थी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो हमारे यूपी में खास करके कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन आयोजित हुए हैं। कितने आयोजित हुए हैं, तो यूपी के अंतर्गत आपके कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन आपके आयोजित किए गए हैं। कैसे कैसे आयोजित किए गए हैं, तो 3 तो आपके प्रयागराज में आयोजित किए गए हैं। 3 की जब बात की जाए तो 3 आपकी राजधानी लखनऊ में आयोजित हुए हैं और एक की जब बात की जाए तो एक आपके मेरठ में आयोजित हुआ है, एक आपके कानपुर में आयोजित हुआ है और एक की जब बात की जाए तो एक आपके कहाँ पे आयोजित हुआ है, एक आपके बनारस में आयोजित हुआ है, एक आपके बनारस में आयोजित किया गया है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि हमारे यूपी में कुल 9 अधिवेशन आपके देखने मिलते हैं। ठीक है, तो 3 प्रयागराज में, 3 लखनऊ में, एक मेरठ में, एक कानपुर में, एक आपके बनारस में। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसमें 2-3 अधिवेशन काफ़ी चर्चा में रहते हैं। जैसे एक अधिवेशन होता है कानपुर वाला। कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर वाला क्यों चर्चा में रहता है, क्योंकि 1925 में आयोजित किया गया और आप भी जानते हैं पहली महिला के रूप में खास करके सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनका संबंध यहाँ पे आपको देख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो नाम के रूप में ध्यान रखिएगा किसके बारे में, अब मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ का काफ़ी फेमस होता है क्योंकि 1946 में आयोजित किया गया और 1946 में ये आज़ादी के जस्ट पहले वाला था अगर इसकी बात की जाए। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके 1988 वाला 1888, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो 1828 की जब बात की जाए तो ये प्रयागराज में आयोजित किया गया। और चूंकि आप भी जानते हैं पहली बार हमने एक अंग्रेज अधिकारी को क्या किया, इसका नेतृत्व दिया, जिसका नाम था लूले। ठीक है, तो आपने कई बार सुना होगा लूले के बारे में, लूले का नाम ध्यान रखिएगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसको क्या किया गया था, यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो लूले का नाम ध्यान रखिएगा, प्रयागराज अधिवेशन का इसने अध्यक्षता किया था। यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा आपके 1916, ये किससे समित है, तो ये लखनऊ से समित है। काफ़ी चर्चा में रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो गरम दल और नरम दल एक साथ आए और दूसरी अगर बात की जाए तो आपने सुना होगा मुस्लिम लीग और ख़ास करके जो हमारे यहाँ पर कांग्रेस होता है, इन दोनों के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। तो आज़ादी के मोर्चे पर दोनों लोग एक साथ आएंगे, उसके लिए क्या हुआ था, यहाँ पे समझौता हुआ था और ये हुआ था कह सकते हो कि मुस्लिम खास करके बिहार से। तो चंपारण के बारे में जो एक कथानक होती है वह यहाँ पे बताई गई थी। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाला जो एक अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम क्या था। हमारे यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की जब बात की जाए तो उनके विरोध में आक्रमण करने वाला एक अंग्रेज अधिकारी उसका नाम क्या था। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम किसकी बात करें, महाराजा लक्ष्मीबाई के बारे में, तो महाराजा लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुना होगा, इनको हम लोग मनु का नाम देते हैं। मनु के अलावा इनको हम मणिकर्णिका का नाम देते हैं और मणिकर्णिका के अलावा इनको हम छबीली का नाम देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम देख मिलते हैं। अलग अलग नामों की जब बात की जाए तो इस परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा ये पैदा तो हुई थी कहाँ पे, पैदा की जब बात की जाए तो पैदा मतलब आप कह सकते हो जन्म जो हुआ था, जन्म बेसिकली हुआ था बनारस में। लेकिन बनारस की जब बात की जाए तो इनका जो लालन पालन है वो कहाँ पे हुआ था, तो पालन हुआ था इनका बिठूर में, खसा नाना साहब के माध्यम से। आगे चल करके अगर देखा जाए तो आगे चल करके इनका जो विवाह हुआ था वो झांसी में हुआ था। झांसी के एक राजकुमार थे जिनका नाम था गंगाधर राव। तो गंगाधर राव की जब बात की जाए तो गंगाधर राव चूँकि राजा थे तो इनकी पत्नी रानी के रूप में।
क्योंकि आप भी जानते असमय इनकी डेथ हो जाती है तो इन्होंने क्या किया था, एक दत्तक पुत्र गोद लिया था। क्या नाम था उसका? दामोदर राव। दामोदर राव की जब बात की जाए तो दामोदर राव के नाम से क्या होता है, इनका एक पुत्र आपको दिख मिलता है। आगे चल करके आप भी जानते हैं कि इनकी डेथ हो गई थी, खास करके 1858 में। 1858 की जब बात की जाए तो लड़ाई लड़ते लड़ते इनकी डेथ हो गई थी। तो ग्वालियर नाम आपने सुना होगा। ग्वालियर की जब बात की जाए तो ग्वालियर में क्या है, इनका एक समाधि स्थल भी बनाया गया है। बेसिक अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के साथ जब ये लड़ाई लड़ रही थी तो उस टाइम पे एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हीरोज। हमने कई बार बताया हीरो, हीरो किसने बताया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पुरुष सत्ता थी वो क्या कर रही थी, अंग्रेजों के तलवे चाट रही थी। लेकिन एक महिला ऐसी थी जिसने क्या किया था, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। और तभी तो हम बार बार बोलते हैं सुभद्रा कुमारी की उस पंक्ति को कि सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी जनानी, विशेष ध्यान रखिएगा, जनानी थी, कोई पुरुष नहीं था, क्योंकि पुरुष तलवे चाट रहा था। रोडवेज बस अड्डे के पीछे वाली गली में जो 3 नंबर का मकान था वहाँ पे बैठा था। अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो एकमात्र ऐसी महिला जिसने लौह रक्तित तलवार को लेकर के और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो इसी कारण से कि खूब लड़ी जनानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी का नाम ध्यान रखिएगा। ये हीरोज कहता है कि हीरोज का संदर्भ ऐसा आता है, इसने बोला है कि एक ऐसी महिला को हमने देखा जो डरती नहीं थी, अगर उसके सामने हम थोड़ा सा भी हल्का पड़ जाते तो वो तो सबको सफाया कर जाती। तो इस दशा में आप कह सकते हो कि 1858 में ग्वालियर में क्या होता है, इनका कब्र वगैरह आपको देख मिलता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन परसेंटेज वाला जिला कौन सा है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में सबसे कम 1% वाला जिला कौन सा होता है, ठीक है। अगर इसका नाम लिया जाए तो चित्रकूट में, ललितपुर में, भदोही में या फिर आपके महोबा में। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम आपको दिख मिलता है, न्यूनतम 1%। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, वनों के बारे में हम रिपोर्ट कब से जानते हैं, तो ये 1987 से हमारे यहाँ पे निकाला जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष पे। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल की जब बात की जाए तो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे क्या होता है, ये रिपोर्ट निकाली जाती है। और खासा अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य आपने सुना भी होगा किसके माध्यम से, तो एक संस्थान होता है वन सर्वेक्षण संस्थान। वन सर्वेक्षण संस्थान, वन सर्वेक्षण संस्थान की जब बात की जाए तो कहाँ पे पड़ता है, यह आपको दिख मिलता है देहरादून में। देहरादून की जब बात की जाए तो देहरादून में यह आपको दिख मिलता है। तो वन सर्वेक्षण संस्थान जो देहरादून में होता है वहाँ से इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पर वनों के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं कि जो रिपोर्ट निकाली जाती है उसके अंतर्गत क्या होता है, आज 6.15% अर्थात 14,582 वर्ग किलोमीटर क्या है, हमारे यहाँ पर वनों की मात्रा होती है। और वनों की मात्रा के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पे, वो आपके सोनभद्र में। सबसे कम की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे, ये आपके भदोही में। और विस्तार की जब बात की जाए तो विस्तार कहाँ पे, ये आपके सहारनपुर में। सहारनपुर में विस्तार आपको दिख मिलता है। पूरे वन रिपोर्ट में एक वैल्यू हमें दिख मिलती है जो बढ़ी है, कितने किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की वृद्धि क्या हुई है, आपके पूरे वन रिपोर्ट में बढ़ाई हुई है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसी के पास ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश, जिसके पास आज सबसे ज़्यादा वन है। यहीं पर अगर देखा जाए तो सबसे कम वन किसके पास है, तो यह आपको दिख मिलता है हमारे यहाँ पर हरियाणा। और अगर वृद्धि की बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश। और खासा अगर देखा जाए तो आपने मिजोरम का नाम सुना होगा। मिजोरम की जब बात की जाए तो मिजोरम सबसे ज़्यादा परसेंटेज के मामले में राज्य। और लक्षद्वीप हमने कई बार बताया था, लक्षद्वीप की जब बात की जाए तो ये किस मामले में, परसेंटेज यूटी के मामले में, ठीक है। तो यूटी की जब बात की जाए यूनियन टेरिटरी, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा नाम देख मिलता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा होगा, तो आपका भदोही के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वैसे नामों की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी चर्चा में रहता है, बनग्राम। ये कहाँ से समित है, तो ये आपके बेलहथी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, ये सोनभद्र में। सोनभद्र में बनग्राम, बेलहथी का नाम ध्यान रखिएगा, क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश का पहला बनग्राम। चलिए यही क्वेश्चन आ गया। हमारे यूपी में कुछ गाँव के नाम काफ़ी फेमस है, जैसे हमारे यूपी का पहला खेल गाँव। खेल गाँव कहाँ पे स्थापित है, तो खेल गाँव की जब बात की जाए तो ये आगरा में पड़ता है। हमारी यूपी का पहला जलगांव, ये कहाँ पे है, ये जखनी में पड़ता है, जखनी अर्थात बांदा में।
हमारे यूपी का पहला सांसद आदर्श ग्राम, ठीक है, तो सांसद आदर्श ग्राम ये कहाँ है? तो ये आप जानते हैं जयपुरा के स्वरूप में बनारस। हमारे यूपी में ही पहली ऐसे गांव की बात आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? आरओ जल देने वाला गांव। ये क्या नाम है? ये भरतौल। कहाँ से है? ये बनारस में पड़ता है। बनारस की जब बात की जाए तो उसका नाम, अच्छा कोई एक थोड़ा सा कमेंट करके बताएगा हमारी यूपी का जो सौर गांव है, यूपी का या हिमाचल प्रदेश का सौर गांव, हम उसका नाम भूल रहे हैं, शायद रामपुरा नाम है, ठीक है, रामपुरा नाम है शायद, अगर कोई कंफर्म कर दे तो बेहतर होगा, ठीक है, जो सौर गांव है, ठीक है। खैर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके अलावा कौन सा गांव और बचा आपका? बनग्राम। बनग्राम की जब बात की जाए तो ये क्या है? ये बेलहथी है। और बेलहथी की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे? ये सोनभद्र में पड़ता है। तो सोनभद्र में बेलहथी का नाम देख मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नाम के रूप में ध्यान रखिएगा किसके बारे में? हमारी यूपी का एक गांव होता है जिसको हम कहते हैं डिजिटल गांव। डिजिटल गांव, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हसुड़ी अवसनपुर। हसुड़ी अवसनपुर ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये सिद्धार्थनगर में, सिद्धार्थनगर जिले में क्या होता है? ये गांव देख मिलता है, ठीक है। बेसिक अगर देखा जाए तो भरतौल सही तो लिखा है, अच्छा बनारस हमने लिख दिया, अच्छा गलती है, बरेली बोलने को हमने बरेली ही बोला होगा, ठीक है, बरेली से ये समित होता है, ठीक है। रामपुरा है ना, रामपुरा। तो सौर ऊर्जा की जब बात की जाए तो सौर ऊर्जा से संबंधित पहला सौर गांव है वो आपका है रामपुरा। बेसिकली इनके पास कह सकते हो बिजली उत्पादन के लिए जितना भी आपका संयंत्र वगैरह है वो क्या है? वो खुद के द्वारा डेवलप किया गया, मतलब जो सोलर संयंत्र होते हैं उनको इन्होंने स्थापित कर रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बेसिक अगर देखा जाए तो बनग्राम कौन सा हो जाएगा? तो आप कह सकते हो ये आपके सोनभद्र में हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा बेलहथी जिसको हम बनग्राम के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाम आता है कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में किस जिले में हुआ? कबीर दास की जब बात की जाए तो कबीर दास का जन्म हमारे यूपी में प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम प्रमुख रूप से हो जाता है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। नाम को आधारित करते हुए देखा जाए तो कबीर दास, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कबीर दास नाम से समित होते हैं जुलाहा, जुलाहा के अलावा नीरू नीमा, नीरू नीमा कहाँ पे? आपके बनारस में, बनारस में कहाँ पे? लहर तारा, लहर तारा में बनारस में इनका जन्म हुआ है। पुत्र पुत्री की जब बात की जाए तो कमाल कमाली, कमाल कमाली, और लोई की जब बात की जाए तो लोई इनकी पत्नी का नाम, ठीक है, लोई इनकी पत्नी का नाम। मुख्यतः अगर देखा जाए तो जन्म तो बनारस में हुआ, लेकिन अगर इनके डेथ की बात की जाए तो मृत्यु कहाँ पे हुई है? मृत्यु आप भी जानते हैं कि मगहर ये पड़ता है कहाँ पे? संत कबीर नगर जिले में, संत कबीर नगर जिले में। और यहीं पे आपने देखा होगा कई बार क्या मनाया जाता है, इसी कारण से आपने सुना होगा कबीर महोत्सव, या जिसको हम मगहर महोत्सव का नाम देते हैं, ठीक है। तो कबीर या मगहर महोत्सव की जब बात की जाए तो ये आपका यहाँ पे आयोजित किया जाता है। नामों की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा भाषा के रूप में सदुक्कड़ी भाषा, ठीक है, साखी सबद रमैनी, ये कुछ इनकी रचनाएं, साखी ओ साकी साकी रे साकी साकी आपस यार न जाए कोई खाई से बाकी। तो साकी सबद रमैनी अगर इनकी बात की जाए तो ये इनके द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई हैं। बेसिकली आप कह सकते हो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये जो इनके अनुयायी थे अगर उनकी बात की जाए तो उन सब के द्वारा क्या की गई है, इसको लिखा गया है, ठीक है, जिसको हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं? बीजक के रूप में नाम देते हैं, बीजक के रूप में नाम देते हैं, ठीक है। सदुक्कड़ी भाषा, हाँ इसी को कई बार हम लोग क्या कहते हैं अपने यहाँ पे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, ठीक है, पंचमेल खिचड़ी, मतलब इसका कोई मानक नहीं था कि हिंदी बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं। अगर उनकी बात की जाए तो ये सब नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुक्कड़ी भाषा की जब बात की जाए तो ये इनके माध्यम से इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिएगा। अब कबीरदास की जब बात की जाए तो कबीरदास को लेकर के इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो जन्म जो हुआ है वो आपके बनारस में हुआ है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाम की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है वह किस प्रकार की आपको दिख होती है?
उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है वह किस एक परिप्रेक्ष्य आपको दिख मिलती है। नाम आता है लंबवत, या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे कह सकते हो कि गोलाकार, या फिर चतुर्भुज, या फिर आप कह सकते हो किसी परिप्रेक्ष्य में इनमें से कोई नहीं। इन सारे संदर्भों में भौगोलिक संरचना किस प्रकार की आपको दिख मिलती है। भौगोलिक संरचना, हमारे यूपी की भौगोलिक संरचना किस प्रकार की होती है। लंबवत, चतुर्भुज, गोलाकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो हमारी यूपी की जो बनावट है वो ऐसी है, ये तो विधिवत आप जानते हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि 640 किलोमीटर की क्या हो जाती है चौड़ाई, और 240 की जब बात की जाए तो 240 किलोमीटर की क्या हो जाती है यहाँ पे आपको लंबाई ये देख मिलती है। तो नाम को आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारी यूपी की जो लंबाई होती है, गोलाकार तो है नहीं, चतुर्भुज नहीं कह सकते हैं, ठीक है, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे, लंबवत कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इसको हम एक तरीके से लंबवत संरचना कहेंगे। ठीक है, चतुर्भुज नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लगभग मतलब जिसकी भुजाएं मतलब कह सकते हो अपने आप में बराबर थोड़ी ना है। ठीक है, कहीं छोटा है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कोना बढ़ा है, कहीं किनारा निकला हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से हम इसको लंबवत ज़रूर कह लेंगे, क्योंकि भाई अभी अगर देखा जाए तो बिहार का हिस्सा बलिया के साथ निकला है, आप कह सकते हो शामली पीछे की तरफ है, सहारनपुर ऊपर निकला है सुग्गा की नोक की तरीके से, नीचे पैर बिछाए हुए आपका ललितपुर इधर पड़ा है, उधर सोनभद्र पड़ा है। ठीक है, तो इस नाते सिंपली अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से चतुर्भुज नहीं होगा, बल्कि मोटा मोटा हम इसको क्या कहेंगे, एक लंबवत संरचना। ठीक है, एक आपने सुना होगा नाम ना, कई बार बोला जाता है कि ऐसी संरचना जिसको हम क्या बोलते हैं, खड़ी संरचना, और एक ऐसी संरचना जिसको हम क्या कहते हैं, पड़ी संरचना। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसको हम पड़ी संरचना या फिर एक तरीके से लंबवत संरचना के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, चतुर्भुज ही है। अच्छा, चलो बहुमत का शासन है तो फिर हम थोड़ा सा इसको चतुर्भुज तो कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम संदेह लगा दे रहे हैं। ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा और फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं क्या सीन है। इसके लिए अगर देखा जाए तो चतुर्भुज चूँकि आप सही लोग करें तो फिर इस दशा में, ठीक है, खैर एक बार इसे देख लीजिएगा, इतना हम जरूर कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात की तो कहा जा रहा है कि झांसी को यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा कब बनाया गया। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आप हमारे यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, यूनाइटेड प्रोविंस मतलब आप मुख्य रूप से कह सकते हो कि जिसको हम नाम देते हैं संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत की जब बात की जाए तो संयुक्त प्रांत का संदर्भ क्या है, संयुक्त प्रांत में आप भी जानते हैं किसके बारे में, जब हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो छोटे मोटे आपके प्रांत थे, राज्य थे, या आप कह सकते हो कि रजवाड़े थे, उनको क्या किया गया था, हमारे यहाँ पर एक नीति आई थी, डलहौजी की नीति। तो डलहौजी की जो हड़प नीति थी, डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निकाली गई थी। हालांकि अलग अलग पहलू में और भी कुछ चीज़ें ऐड की गई थी, जैसे डलहौजी की हड़प नीति में पहला नाम आपने सतारा का सुना होगा, सतारा शामिल किया गया था। और अवध की जब बात की जाए तो अवध भी इसमें शामिल हुआ था 1957 में। ठीक है, और यही कारण था कि 1957 की 1857 की जो हमने विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो यही कारण था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने झांसी को भी यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा बनाया था। और इस पहलू की जब बात की जाए तो इस पहलू को हम किस एक रूप में जानते हैं, तो ये नाम ध्यान रखिएगा आपके 1886 में, 1886 में इसको बनाया था। और आगे चल करके क्या हो गया था, आप कह सकते हो कि फिर हमने क्या किया था, 57 में क्रांति को अंजाम दिया और 58 में आपकी रानी की डेथ ही हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है, जब हम झांसी की बात करें, झांसी को यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा है। ठीक है, एक नाम आता है कि 1857 के विद्रोह में किसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। 1 लाख रुपए का इनाम आपको देखने को मिल जाता है।
अवध को 1856 तो नहीं होगा, क्योंकि 1856 कहाँ से हो जाएगा। 1856 में अगर वो लोग शामिल कर लेंगे तो फिर कहाँ समय इनके पास बचा विद्रोह वगैरह करने का। ठीक है, 1857 का संदर्भ था, जहाँ पे जस्ट उसके बाद क्या हो गया था, तभी तो आपने देखा कि लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्या किया था, क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, चल विद्रोह में किसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। तो शायद हमने पीछे चर्चा भी किया था नाना साहब को लेकर के। नाना साहब की जब बात की जाए तो ये आगे चल कर के नेपाल भी चले गए थे। क्या नाम था इनका, धोधू पंथ। धोधू पंथ की जब बात की जाए तो धोधू पंथ के परिप्रेक्ष्य है। नाना साहब की जब बात की जाए तो नाना साहब का नाम ध्यान रखिएगा। मुख्यतः अगर देखा जाए तो नाना साहब को आधारित करते हुए आपने सुना था कि यहाँ पे क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए की जब बात की जाए तो 1 लाख रुपए का क्या किया गया था, यहाँ पे इनाम भी रखा गया था। ठीक है, तो इनाम की जब बात की जाए तो इनाम का नाम ध्यान रखिएगा, ये धोधू पंथ से समित आपको देख मिलता है। 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। क्लियर, 1 लाख रुपए का इनाम नाना साहब के परिप्रेक्ष्य आपको देख मिलता है। हालांकि आगे चल करके क्या हो गया था, नाना साहब की जब बात की जाए तो नाना साहब कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। ये भी गलत है, किस्मत ये खराब है कहा, ऐसा तो नहीं होगा, कहीं गलत होगा। नाना साहब, एक मिनट इसका तो क्लियर कर ही ले, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर ऐसे चल रहा है। ठीक है, गुरुजी ऐसे नहीं चलेगा रोज़ रोज़। ठीक है, ये गलत तरीका है आपका, जो कहिए। नाना साहब है, ठीक है, नाना साहब, ठीक है, नाना साहब धोधो पंथ। ठीक है, 1 लाख रुपए का इनाम, नेपाल, पेशवा पद समाप्त होना। ठीक है, नाना साहब होगा। पिछले दिनों में जब हमने फेमस पर्सनालिटी को कराया था तो वहाँ पे इस बात को हमने लिखा था, तो वहाँ से हमें याद आ रहा था। ठीक है, नाना साहब ही है, सही है। ठीक है, नाना साहब ही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, कह सकते हो इनका जो विरोध था वो था पेशवा पद को लेकर के। तो पेशवा पद जब आपका समाप्त किया गया था, इसी कारण से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाना साहब। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो दूसरा स्तर होता है उस पर कौन शामिल होता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था की जब बात की जाए तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में खासा अगर देखा जाए तो दूसरे स्तर पे कौन आपका शामिल होता है। और इस नाम की जब बात की जाए तो ये नाम होता है ग्राम पंचायत, बीडीओ, या अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो किसके रूप में, जिला परिषद या फिर क्षेत्र पंचायत। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची ऐड की जाती है। और 11वीं अनुसूची की जब बात की जाए तो उसमें कुल कितने विषय, 29 विषय आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 29 विषय हमने क्या किया, ऐड किया था। नाम की जब बात की जाए तो इस दशा में खास ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की जब बात की जाए तो बलवंत राय मेहता समिति जो आपके 1957-58 में डेवलप की गई, जिसका पूरा मानक था कि हमें क्या करना है, हमें अपने यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाना है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के ये जनक माने जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा 24 अप्रैल 1993 की जब बात की जाए तो ये व्यवस्था पूरी तरीके से मानक मानी जाती है। और इस दशा में 24 अप्रैल को हम लोग क्या मानते हैं, अपने यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की जब बात की जाए तो उसके रूप में इसका आयोजन भी किया जाता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, खास करके बलवंत राय मेहता के परिप्रेक्ष्य ये जो 3 स्तर इन्होंने चिन्हित किया था, पहला था जिला पंचायत, दूसरा था आपका प्रखंड पंचायत, और तीसरे की जब बात की जाए तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये 3 स्तर आपको देख मिलते हैं। जहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, ग्राम पंचायत की जब बात की जाए तो आपने प्रधान जी का नाम सुना होगा, जिनको हम सरपंच के रूप में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सरकारी मुलाजिम होता है उसका नाम होता है बीडीओ, अर्थात विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। नाम की जब बात की जाए तो प्रखंड के लिए क्या होता है, बीडीओ होता है, बीडीओ अर्थात जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में जानते हैं। ठीक है,
तो ये नाम ध्यान रखिएगा। नामों की जब बात की जाए तो अब दशा में आप कह सकते हो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में दूसरे नंबर पे कौन होता है, तो दूसरे नंबर पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे हो जाता है बीडीओ। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा। वैसे प्रखंड के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत, तो कई बार आपने सुना होगा क्षेत्र पंचायत सदस्य लोग चुन करके क्या करते हैं, इसके अध्यक्ष का चुनाव भी करते हैं। और इसी तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, जिला पंचायत। ठीक है, तो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वह लोग मिल करके क्या करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव कर देते हैं। ठीक है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत सदस्य, इनकी जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या करते हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रधान और सरपंच की जब बात की जाए तो ये क्या होते हैं, इनका जो यहाँ पे चुनाव होता है वह किससे समित होता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे, अच्छा हाँ एक चीज़ बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल सत्य है, इस बात को हम यहाँ स्वीकार करते हैं, ये बीडीओ अधिकारी के रूप में होगा। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने पूछा द्विस्तरीय व्यवस्था में होता कौन है, तो द्विस्तरीय व्यवस्था पे आपका ये क्षेत्र पंचायत होता है। ठीक है, प्रखंड पंचायत या फिर जिसको हम क्षेत्र पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो डी वाला इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश को अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो उस दशा में जो वर्षा की मात्रा होती है वह क्या हमें देखने को मिल जाती है। वर्षा की मात्रा की जब बात की जाए तो वर्षा की मात्रा हमें देखने को मिलती है, घटती है, बढ़ती है, परिवर्तित होती है, या फिर पहले बढ़ती है या फिर घट जाती है। नामों की जब बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए ये नाम देखने को मिल जाता है। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो बरसात होती है वो बरसात कैसे होती है, यहाँ से होती है। तो यहाँ पे बरसात गोरखपुर में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ती है और सबसे कम कहाँ हो जाती है, मथुरा में हो जाती है। तो इस दशा में अगर कोई कहे, ठीक है, क्या कहे कि अगर आपका पूरब का हिस्सा है और पूरब से आप कहाँ आ रहे हैं, पश्चिम की तरफ आ रहे हैं, तो पूरब से पश्चिम की तरफ आने पर क्या होता है, आपके बरसात की मात्रा घटती जाती है। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, घट जाती है। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम आने पर ये बरसात की मात्रा घट जाती है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा यूपी जी के स्पेशल ये आपका वर्तमान में जो सिद्धार्थ बैच है, ध्यान रखिएगा केवल 99 रुपये में अभी आपके लिए उपलब्ध है। 1 अप्रैल से आपकी इसकी क्लासेज आपके चालू हो जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अंतर्गत डेली लाइव क्लास मिलेंगी, 1 साल की वैलिडिटी होगी, 1000 प्रश्न होंगे, यूपी जी के ई बुक होगा, हस्तलिखित नोट होगा, क्लास का PDF होगा और डाउट सेशन होगा। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, यहाँ पे मिल जाएंगी। क्लास के PDF की जब बात की जाए तो क्लास की PDF भी इसी एप्लीकेशन के माध्यम से क्या होगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सेशन को भी लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर।